एक दिन सब कुछ रुक गया। न सिग्नल न सर्वर। एक मैसिव साइबर अटैक ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। बैंक बंद हो गए, शॉपिंग मॉल्स अंधेरों में डूब गए, यहाँ तक कि सरकारी सिस्टम भी खाक बन गए। इंटरनेट से जुड़ी हर चीज बर्बाद हो गई। अमीर लोगों ने शहर के चारों तरफ ऊंची दीवारें खड़ी कर ली, जबकि गरीब और क्रिमिनल्स को शहर के बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि गरीब लोगों का शहर में कोई काम नहीं था और क्रिमिनल्स जो उनके लिए खतरा बनते जा रहे थे। शहर के बाहर अब न रोशनी है न खाना। क्रिमिनल्स हर शहर से बाहर निकलने वाले को लूटने लगे और गरीब स्कैवेंजर्स बन गए। जब कुछ भी खाने को नहीं बचा तब लोग एक दूसरे को ही मारकर खाने लगे। अब सिर्फ एक ही रूल है, जिंदा रहना। सरवाइव करने वाले लोगों में एक जॉन भी होता है, जो कि क्रिमिनल तो नहीं था लेकिन गरीब जरूर था। हालांकि उसने मेहनत करके खुद को इस काबिल बना लिया था कि वो शहर के अंदर भी जा सकता है। शहर के बाहर कुछ लोग एज अ मिल्कमैन काम करते हैं, जिनका काम एक शहर से दूसरे शहर तक सामान पहुंचाना होता है। सामान सप्लाई करते वक्त कुछ लोग सप्लाईज को लूटने भी आया करते थे। जॉन भी एक मिल्कमैन होता है। जॉन सामान लेकर जब न्यू सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है तब उसकी मुलाकात शहर की चीफ ऑपरेशन ऑफिसर रेवन से होती है। रेवन चाहती थी कि जॉन न्यू शिकागो से उसका एक पैकेज रिसीव करके ले आए, क्योंकि कहीं न कहीं रेवन को पता था कि जॉन से बेहतर इस काम को कोई और नहीं कर सकता और वो रास्ते में आने वाली हर मुसीबत का सामने करने की काबिलियत रखता है। रेवन इस काम के लिए जॉन को न्यू सैन फ्रांसिस्को की नागरिकता ऑफर करती है। हालांकि ये मिशन उसके लिए काफी मुसीबत पैदा कर सकता था, लेकिन नागरिकता का ऑफर मिलने के बाद थोड़े नखरे करते हुए जॉन इस डील के लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि बचपन से ही न्यू सैन फ्रांसिस्को में रहना और एक नॉर्मल लाइफ जीना उसका सपना था। यहाँ पर उस पैकेज को रिसीव करने के बदले में नागरिकता देने का एक ही मतलब होता है कि उस काम में बहुत ज्यादा रिस्क है और रास्ता भी बहुत लंबा था, जिसके लिए रेवन जॉन को 10 दिन का टाइम देती है और साथ ही वार्निंग देते हुए कहती है कि अगर वो एक दिन भी लेट हुआ तो ये डील कैंसिल हो जाएगी। उस डील के दौरान रेवन अपने हस्बैंड नोआ और बेटी डव को जॉन से इंट्रोड्यूस कराती है, जिसके बाद वो सब एक साथ बैठकर लंच करते हैं। लंच के बाद जब जॉन उस पैकेज को रिसीव करने के लिए निकल गया तब रेवन का असली रूप सामने आता है। रेवन का हस्बैंड और बच्चे, ये सब एक झूठ था। हस्बैंड और बच्चा बस रेवन के एक प्लान का हिस्सा था, ताकि वो जॉन को इमोशनली अपने काम के लिए मना सके और उसे लगे कि रेवन को उस पैकेज की काफी ज्यादा नीड है। और कहीं ना कहीं जॉन ये सब देखकर उस काम को करने के लिए मान भी गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहर के बाहर एक सिबलिंग जिनका नाम लाउड और क्वाइट है, वो एजेंट स्टोन से बचकर भाग रहे हैं और कुछ देर तक भागने के बाद एजेंट स्टोन उन दोनों की कार में ब्लास्ट करके उनका एक्सीडेंट करा देता है, जिससे वो दोनों पकड़े जाते हैं। तब एजेंट स्टोन उन्हें एक चॉइस देता है कि या तो वो दोनों को मार देगा या फिर उन दोनों में से एक खुद को मार ले, और प्रेशर में आकर लाउड अपने आप को शूट कर लेता है ताकि वो अपनी बहन क्वाइट को बचा सके। उधर जॉन अपने एक पुराने दोस्त टॉमी के पास न्यू शिकागो के रूट की मैप्स लेने के लिए जाता है। तभी उस मैप के बारे में सुनकर टॉमी जॉन को वार्न करता है कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, वहां जाना काफी रिस्की है, इसमें उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन जॉन टॉमी की बात को नजरअंदाज करते हुए अपने लंबे सफर के लिए निकल पड़ा। जॉन लास वेगस से होते हुए न्यू शिकागो के लिए जा ही रहा था कि तभी जॉन की मुलाकात क्वाइट से होती है, जिसने अपनी गन पॉइंट पर जॉन को रोक लिया था। क्वाइट को देखकर जॉन को ये समझ आ गया था कि वो किसी न किसी से बचकर भाग रही है। उसी दौरान जॉन और क्वाइट की मुलाकात लास वेगस के रूलर स्वीट टूथ से होती है। असल में स्वीट टूथ एक साइकोपैथिक क्लोन है। स्वीट टूथ को अपनी तरफ आता देख जॉन डिसाइड करता है कि क्वाइट से लड़ने के बजाय उन दोनों को एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सके। स्वीट टूथ से बचकर निकलने वाली जॉन की नीति पर क्वाइट एग्री कर जाती है। हालांकि मौका देखते ही क्वाइट जॉन की कार एवलिन को लेकर भागने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जब वो पैदा भी नहीं हुई थी तब से जॉन ऐसे लोगों से निपटता आया है। तब जॉन बिना वक्त गवाए किसी न किसी तरह क्वाइट को रोक लेता है। कुछ देर बाद जब जॉन और क्वाइट दोनों स्वीट टूथ को चकमा देकर भाग रहे थे तब उनका पीछा करते हुए स्वीट टूथ जॉन की कार एवलिन के टायर पंक्चर कर देता है। अब ना चाहते हुए भी जॉन और क्वाइट को लास वेगस में ही स्वीट टूथ से छिपना पड़ता है। अचानक स्वीट टूथ को अपनी तरफ आता देख क्वाइट डर के मारे जॉन को वहीं अकेला छोड़कर भाग गई, जबकि जॉन पकड़ा जाता है। जॉन खुद को बचाने के लिए स्वीट टूथ का सामना करता है, पर उसके सामने जॉन ज्यादा देर टिक नहीं पाता और ना चाहते हुए भी उसे स्वीट टूथ से हार माननी पड़ती है। अब स्वीट टूथ जॉन को एक कसिनो में ले आया और उसे मारने के लिए किल म्यूजिक प्ले करता है, लेकिन सर पे कफन बांधकर चलने वालों को मौत से डर नहीं लगता, इसलिए जॉन मरने से डरने के बजाय उस म्यूजिक पे स्वीट टूथ के साथ जैमिंग शुरू कर देता है, जो देखकर स्वीट टूथ को बहुत अच्छा लगा और उसने जॉन से फ्रेंडशिप कर ली।
अब स्वीट टूथ डिसाइड करता है कि वो जॉन को जाने देगा, लेकिन उससे पहले जॉन को स्वीट टूथ का शो अटेंड करना होगा। उस दौरान स्वीट टूथ से बात करने पे जॉन को पता चलता है कि स्वीट टूथ एपोकलिप्स के बाद से अकेला रह रहा है। मतलब साफ था कि स्वीट टूथ अकेलेपन की वजह से साइकोपैथ बन चुका था। और साथ ही जॉन को ये भी पता चलता है कि स्वीट टूथ का एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम हार्ली है। असल में हार्ली कोई और नहीं बल्कि एक पेपर बैग है। शायद आपको भी ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे कि एक पेपर किसी का बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकता है। शो स्टार्ट करने से पहले स्वीट टूथ रिवील करता है कि क्वाइट भी उसकी कैद में है, जो सुनने के बाद जॉन को थोड़ा सा धक्का लगा। लेकिन जॉन का क्वाइट को इस सिचुएशन से निकालने का मन तो नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी जॉन को उसे बचाना ही पड़ता है क्योंकि जॉन की कार की चाबी क्वाइट के पास थी। तब जॉन बीरबल का दिमाग चलाते हुए स्वीट टूथ को कन्विंस करता है कि उसका शो देखने के लिए जितनी ज्यादा ऑडियंस होगी उतना ही ज्यादा मजा आएगा, इसलिए उसे क्वाइट को जेल से बाहर निकाल देना चाहिए। जॉन की बात मानते हुए स्वीट टूथ क्वाइट को प्रिजन से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद स्वीट टूथ अपना शो स्टार्ट करता है। और शो खत्म होने के बाद स्वीट टूथ जॉन और क्वाइट से फीडबैक मांगता है। हालांकि जॉन और क्वाइट को शो काफी बोरिंग लगा था, लेकिन फिर भी वो स्वीट टूथ का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए वो उससे कहते हैं कि शो बहुत ही बढ़िया था। लेकिन स्वीट टूथ को जॉन का ये रिप्लाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो इरिटेट होकर उनकी जान लेने का डिसाइड करता है कि तभी क्वाइट जान बचाने के लिए सच कह देती है। वो उससे कहती है कि शो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तब स्वीट टूथ को क्वाइट की ऑनेस्टी काफी ज्यादा पसंद आई। तब वो दोनों को छोड़ देता है और साथ ही स्वीट टूथ एक डिसीजन लेता है कि अब से वो शो दिखाने के लिए किसी भी इंसान को नहीं पकड़ेगा, बल्कि वो खुद यहाँ से बाहर निकलकर दूसरे लोगों को शो दिखाएगा। जिसके बाद कसिनो को जलाकर स्वीट टूथ हार्ली को लेकर वहाँ से निकल गया। उधर लास वेगास के बाहर कुछ कैनिबल्स यानी कि इंसानों को खाने वाले लोग फॉर्मर सिक्योरिटी गार्ड माइक और स्टू को पकड़े हुए थे। तभी वहाँ एजेंट स्टोन और उसके आदमी आकर माइक और स्टू को रेस्क्यू कर लेते हैं। उस दौरान एजेंट स्टोन माइक और स्टू को अपनी यूनिट ज्वाइन करने का ऑफर देता है। उनकी यूनिट ज्वाइन करने पर माइक और स्टू को उन लोगों की जान लेनी होगी जो जरूरत के लिए सप्लाईज को लूटते हैं। अब ना चाहते हुए भी माइक के कन्विंस करने पर स्टू यूनिट ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। तब वो दोनों ही स्टोन की यूनिट ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके बाद माइक और स्टू की टेस्टिंग होती है, जहां एजेंट स्टोन दोनों को स्नाइपर राइफल्स देता है और एक ट्रक के पास ले जाकर कहता है कि तुम दोनों को इस ट्रक की हिफाजत करनी होगी। मतलब कि उन्हें ट्रक के पास आने वाले किसी भी आदमी को मार देना है। तभी ट्रक के पास दो लोग आते हैं, जिनमें से एक को माइक शूट कर देता है, जबकि स्टू दूसरे को शूट नहीं कर पाता। तब माइक दूसरे को भी शूट कर देता है, जिसके बाद एजेंट स्टोन माइक को शाबाशी देते हैं और स्टू को ऐसी गलती दोबारा न करने की नसीहत। अब स्टू और माइक को शेफर्ड के साथ एक चेक पॉइंट पर अपॉइंट किया गया। उसी दौरान जॉन और क्वाइट भी वहां पहुंच गए। माइक जॉन से उसका लाइसेंस मांगता है, लेकिन जॉन उन लोगों को चेक पॉइंट पर देखकर काफी हैरान था, क्योंकि जॉन के पास जो मैप था उसमें ऐसे किसी भी चेक पॉइंट के बारे में नहीं था। उसी वक्त क्वाइट की नजर शेफर्ड पर पड़ती है, जिसे देखकर वो उसे पहचान लेती है, क्योंकि लाउड ने जब खुद को शूट किया था तब वहां पर शेफर्ड भी मौजूद था। शेफर्ड को देखकर क्वाइट गुस्से में आकर उस पर अटैक करती है। तभी माइक क्वाइट को स्टन गन से बेहोश कर देता है और एक बार फिर क्वाइट एजेंट स्टोन की कैद में आ गई और साथ ही जॉन को भी उसने अपने साथ लपेटे में ले लिया। एजेंट स्टोन के आदमी जॉन और क्वाइट को अरेस्ट करके डीएमजी के एरिया पर ले आए, जहां उन्हें ओपन रोड लाइसेंस मिलता है। वहीं शेफर्ड जॉन की गाड़ी की तलाशी ले रहा था, तब उसे जॉन की गाड़ी से एक मैप मिला। ये वही मैप था जिसे जॉन ने टॉमी से न्यू शिकागो जाने के लिए लिया था। शेफर्ड उस मैप को देखकर एकदम शॉक रह गया, क्योंकि उस मैप को एजेंट स्टोन के एरिया में आने वाले हर चेक पॉइंट को अवॉइड करते हुए बनाया गया था। शेफर्ड मैप लेकर सीधा एजेंट स्टोन के पास गया। तब स्टोन उस मैप को देखकर जॉन के साथ एक मीटिंग करने के लिए कहता है। अब जॉन सिचुएशन को बातों से संभाल ही रहा था कि क्वाइट उसके मुंह पर थूक कर सब कुछ बिगाड़ देती है। और अब सिचुएशन ये आ गई थी कि स्टोन को मैप मेकर की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जिसके लिए जॉन और क्वाइट को काफी टॉर्चर किया जाता है, जिसमें उनसे कई सारे फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, उन्हें लाउड म्यूजिक सुनाया जाता है। जॉन के साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मैप मेकर को रिवील नहीं करता। तब एजेंट स्टोन उन दोनों को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। अब स्टू जॉन और क्वाइट की जान लेने के लिए उन्हें क्लिफ से कूदने के लिए कहता है। अब क्लिफ की हाइट देखकर जॉन और क्वाइट घबरा गए। खुद की फटी हालत देखकर जॉन स्टू को कन्विंस करने लगा कि वो उसे ना मारे। साथ ही वो उसे ऑफर देता है कि वो भी उनके साथ यहाँ से भाग जाए, ताकि वो भी स्टोन की तरह दूसरों पर ऑर्डर चला सके। जॉन के इस ऑफर को सुन के स्टू के मन में लालच आ गया
और स्टू उसकी बात पर एग्री भी हो गया। लेकिन वहां से निकलने से पहले स्टू जॉन की चाबियों और कुछ सप्लाईज को कलेक्ट करता है ताकि वो लोग यहाँ से आसानी से निकल पाएं। इसी बीच क्वाइट को पता चलता है कि एजेंट स्टोन टोपेका जा रहा है और मौके का फायदा उठाकर क्वाइट सीधा स्टोन के रूम में उसे मारने के लिए चली जाती है। लेकिन उस वक्त स्टोन अपने ऑफिस में नहीं था और उसकी सीट पर शेफर्ड बैठा था। तब क्वाइट उससे स्टोन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन जब वो स्टोन के बारे में नहीं बताता तब वो गुस्से में आकर शेफर्ड को मार देती है। और इधर स्टोन के आदमियों को पता चल गया था कि जॉन और क्वाइट वहाँ से भाग गए हैं। जॉन और क्वाइट को भगाने के चक्कर में स्टू वहीं रह गया क्योंकि वो जॉन की गाड़ी को धक्का दे रहा था। स्टू का दोस्त उसको जॉन की हेल्प करते हुए देख लेता है और उसकी इस गलती पर स्टू को अरेस्ट कर लिया गया। उधर स्टोन के आदमियों से बचकर जॉन और क्वाइट भाग रहे थे। उस दौरान क्वाइट जॉन से कहती है कि वो उसे टोपेका तक छोड़ दे। तब हमें 2002 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस वक्त सारी चीजें खराब होने लगी थीं। उस दौरान हम एजेंट स्टोन को देखते हैं जो कुछ लेडीज से कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं सुनती। अपनी डिसरिस्पेक्ट से परेशान होकर एजेंट स्टोन घर लौट आया, जहां उसकी नेबर अपने हस्बैंड के साथ मिलकर स्टोन के सारे सप्लाईज को लेकर भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक रेस्टोरेंट ओनर स्टोन से हेल्प मांगने के लिए आया। वो उसे बताता है कि कुछ लोग उसके रेस्टोरेंट से अपनी फैमिली को फीड करने के लिए सप्लाईज लूट रहे हैं। तब गुस्से में आकर स्टोन अपने फादर की गन उठाता है और उस रेस्टोरेंट ओनर की हेल्प करने के लिए पहुंच गया। वहां एजेंट स्टोन को देखकर लोग उस रेस्टोरेंट में पहुंचने पर वो लोग उसे भला बुरा कहने लगे और उन सब की बातों से इरिटेट होकर स्टोन रेस्टोरेंट में मौजूद हर एक इंसान को मार देता है। अब वापस से हम क्वाइट और जॉन को देखते हैं, जो कि फिलहाल स्टोन की कैद से बचकर भाग रहे थे। क्वाइट जॉन को बताती है कि हमें टोपेका जाना है क्योंकि टोपेका में एजेंट स्टोन का हेडक्वार्टर है। जॉन भी अब तक समझ चुका था कि क्वाइट अपने भाई लाउड की मौत का बदला लेने टोपेका जाना चाहती है। जब जॉन और क्वाइट टोपेका जा रहे थे तभी रास्ते में लिविंग सर्वाइवर्स का एक ग्रुप उन्हें अरेस्ट कर लेता है। वहाँ उनकी मुलाकात वेक्स नाम की लेडी से होती है, जिसकी दादी बीमार थी और उसे अपनी दादी के लिए एक मेडिसिन चाहिए थी और इस काम को करने के लिए उन्हें मिल्कमैन की जरूरत होती है। और उस वक्त उनके लिए जॉन से बढ़िया मिल्कमैन कोई और नहीं था, इसीलिए उन्होंने जॉन को पकड़ा था। अब अगर जॉन वो मेडिसिन ले आता है तो इसके बदले वो लोग जॉन की कार को वेपन से अपग्रेड कर देंगे। जॉन भी इस डील के लिए मान गया और यहाँ से जॉन और क्वाइट डायरेक्ट फार्मासिस्ट के पास गए। वहाँ पहुँचने पर एम्बर, जो कि वहाँ की फार्मासिस्ट होती है, वो उनका स्वागत करती है और क्योंकि उसको उन पर डाउट हो रहा था इसलिए एम्बर उन्हें मेडिकेटेड चाय पिलाकर मारने की कोशिश करती है। लेकिन जब क्वाइट एम्बर को दादी के बारे में बताती है और साथ ही उसे कन्विंस करती है कि वो लोग दादी की हेल्प करना चाहते हैं, तब दादी के बारे में सुनते ही एम्बर उन्हें वो मेडिसिन देने का फैसला करती है और साथ ही उन दोनों को वहाँ से जाने देती है। अब वापस जब वो लोग जा रहे थे तब रास्ते में कुछ रिलीजियस फैनेटिक्स उनके पीछे पड़ गए। उनसे बचने के लिए उन दोनों को एक थिएटर में छुपना पड़ा। उस थिएटर में कुछ देर मूवी देखने के बाद जॉन क्वाइट की जैकेट को धो देता है, जो देखकर क्वाइट काफी अपसेट हो गई क्योंकि उस जैकेट पे उसके भाई लाउड का खून लगा था। कुछ देर बाद जॉन और क्वाइट वहाँ से निकलकर सीधा दादी के पास पहुँचते हैं। तब वहाँ पहुँचने पर वेक्स उन्हें बताती है कि असल में दादी को जो बीमारी है वो किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती। असल में ये दवाई दादी इसलिए मंगा रही थी ताकि उसे खाकर उन्हें मरने में आसानी हो। जो बात सुनकर जॉन और क्वाइट को थोड़ा अजीब लगता है, जिसके बाद दादी उस प्लांट से चाय बनाती हैं। चाय पीने के बाद दादी उन सबको नसीहत देती है कि दुनिया में अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरी चीज है तो वो है टाइम। अगर तुम अपना टाइम बर्बाद करते हो तो तुम दुनिया के सबसे बेवकूफ इंसान हो, इसलिए शायद तुम्हें अपने टाइम का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जिसके कुछ देर बाद ही दादी शांति के साथ चल बसती हैं और उनका ये भी कहना था कि वो इस एपोकलिप्स की सबसे बुजुर्ग औरत है, इसलिए उन्हें अब शांति चाहिए। जिसके बाद वेक्स अपनी दादी की कार को अपने कंटेनर से बाहर निकाल देती है, जो कि चलता फिरता एक घर था। और ये क्या, उसने तो अपनी दादी की कार को ब्लास्ट कर दिया। शायद फ्यूनरल का मतलब उनका यही होता है कि जो भी इंसान इस दुनिया से चला गया उसको ब्लास्ट करके खत्म कर दो। जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग एक पार्टी करते हैं। शायद ये पार्टी उसके दादी के जाने की वजह से थी। जिसके बाद जॉन और क्वाइट उनकी पार्टी अटेंड करते हैं। शायद ये पार्टी वेक्स ने अपनी दादी के जाने के लिए दी थी। अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो किसी के जाने पर इतना जश्न क्यों मनाते हैं। और उनकी पार्टी अटेंड करने के बाद जॉन और क्वाइट वहाँ से अपने रास्ते पर वापस से चल पड़े।
काफी देर तक चलने के बाद जॉन और क्वाइट टोपेका पहुंच जाते हैं और अब क्वाइट एजेंट स्टोन को खुद मारना चाहती थी, इसलिए वो जॉन से कहती है कि तुम अब शिकागो के लिए लौट जाओ, पर जॉन उसकी बात नहीं मानता और तब वो दोनों एक दूसरे से अलग होने से पहले एक विक्ट्री बियर चीयर्स करते हैं। उस दौरान क्वाइट जॉन को बेहोश करके एजेंट स्टोन को मारने के लिए अकेले ही हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ती है। उधर एजेंट स्टोन ने क्वाइट को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को चेक पॉइंट पर अपॉइंट कर दिया था। इधर क्वाइट एक पुलिस ऑफिसर को मारकर उनकी पेट्रोल गाड़ी लेकर खुद ही एजेंट बनकर आगे बढ़ने लगती है और खुद को एजेंट स्टोन का आदमी बताते हुए सक्सेसफुली हेडक्वार्टर में एंटर कर गई। लेकिन उस वक्त वहां मौजूद काफी सारे एजेंट्स को देखकर क्वाइट सोचती है कि वो क्यों ही यहां आ गई। अगर वो पकड़ी गई तो ये लोग पता नहीं उसके साथ क्या क्या करेंगे। तभी अचानक से क्वाइट को हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे लगता है कि लाउड उसके कान में विस्पर करते हुए कह रहा है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसी वक्त क्वाइट की नजर एक स्टैचू पर पड़ती है जो कि टोपेका के सेंटर में मौजूद था और वो स्टैचू किसी और का नहीं बल्कि एजेंट स्टोन का था। उस स्टैचू को देखकर क्वाइट को यकीन नहीं हो रहा था कि ये लोग एजेंट स्टोन को भगवान की तरह मानते हैं जो रूल एंड ऑर्डर पास करता है इस लॉलेस कंट्री में। तभी अचानक एक एजेंट क्वाइट को पहचान जाती है। तब क्वाइट उसे अपनी गाड़ी से धक्का देकर वहां से भागने लगी। लाउड अभी भी क्वाइट को समझा रहा था कि उसे ये स्टूपिड आइडिया छोड़ देना चाहिए और शायद तुम्हें कहीं न कहीं टोपेका ही नहीं आना चाहिए था। अब क्वाइट की गाड़ी को बहुत से एजेंट चेस करने लगे थे। उसी वक्त क्वाइट डिसाइड करती है कि यहाँ से भाग जाने में ही उसकी भलाई है, लेकिन तब तक उसकी गाड़ी को बहुत से एजेंट घेर चुके थे। लेकिन कहते हैं ना कि मोहल्ले में गली का डॉगी भी शेर होता है, इसलिए स्टोन अपने साथियों के साथ मिलकर क्वाइट को लगभग मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ जॉन पहुंचकर अपनी कार के रॉकेट से स्टोन की कार को उड़ा देता है। और फिलहाल क्वाइट स्टोन के हमले में बुरी तरह घायल हो गई थी, इसलिए जॉन उसे किसी तरह टोपेका से बचाकर बाहर ले जाने लगा। और क्योंकि जॉन के लिए क्वाइट ज्यादा जरूरी थी, इसलिए वो ये भी नहीं देखता कि स्टोन जिंदा है या नहीं। इधर होवर डैम के फ्रंट गेट पर एक विजिटर की एंट्री होती है और वो कोई और नहीं बल्कि स्वीट टूथ होता है। एक्चुअली स्वीट टूथ एक रोड ट्रिप पर अपने शो के लिए ऑडियंस ढूंढने निकला था। जब एक एजेंट ने स्वीट टूथ से ORL मांगा, यानी कि ओपन रोड लाइसेंस, तब उसने उसके मुंह में एक ग्रेनेड रखकर एक्सप्लोड कर दिया। अब स्वीट टूथ वहां पहुंचता है जहां एजेंट स्टोन के लोगों ने कुछ लोगों को बंदी बनाकर रखा था। जॉन और क्वाइट को भगाने के जुल्म में स्टू को भी वहीं पर कैद करके रखा था। वहां मौजूद एक एजेंट सारे कैदियों से कहता है कि तुम हाथ जोड़कर मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगो। इतने में ही स्वीट टूथ वहां पहुंचकर उस एजेंट को मार देता है, जिसके बाद वो सभी कैदी अब आजाद हो चुके थे। उन सब कैदियों के बीच माइक स्वीट टूथ से छुप रहा था। वैसे तो ये बात स्टू को पता होती है, लेकिन फिर भी वो स्वीट टूथ को नहीं बताता और माइक को वहां से जाने देता है, जबकि स्टू को इस सिचुएशन में डालने वाला और उसे कैदी बनाने वाला माइक ही था। स्वीट टूथ को स्टू की लॉयल्टी अच्छी लगती है और वो उसे इसके लिए अप्रिशिएट भी करता है। अब स्वीट टूथ स्टू से इम्प्रेस होकर उसे अपने साथ एब्रॉड ट्रेवल करने के लिए ऑफर करता है। अब क्योंकि स्टू के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो भी मान जाता है। तब वो आइसक्रीम ट्रक के बैक सीट पर बैठ गया। तब स्टू को आइडिया आया कि क्यों ना सारे आउटपोस्ट के मैप को ले लिया जाए। साथ ही स्टू स्वीट टूथ को बताता है कि ऐसे बहुत से आउटपोस्ट मौजूद हैं और वहाँ भी कई सारे कैदी मौजूद हैं। अगर सारे आउटपोस्ट के कैदियों को फ्री कर दिया जाए तो स्वीट टूथ के शो के लिए बहुत से ऑडियंस हो जाएंगे और फिर उसकी भी एक आर्मी होगी, और ये चीज स्वीट टूथ हमेशा से चाहता था। अब कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है जब क्वाइट और उसका भाई लाउड एक फील्ड में काम किया करते थे, जहां उनका काम पेड़ों से फल तोड़ना था। हालांकि इसमें उनका कोई रियल फीचर तो नहीं था, लेकिन क्वाइट को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिसमें उन्हें 4 साल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना होगा और इसके बदले में वो लोग उन्हें एक अच्छी लोकेशन पर बड़ा सा घर प्रोवाइड करेंगे। तब क्वाइट एज अ डोमेस्टिक वर्कर और लाउड एज अ फूड सेलर काम करने के लिए मान जाते हैं। 3 साल बाद क्वाइट और लाउड ओसी कम्युनिटी के लोगों के लिए काम कर रहे थे। एक दिन क्वाइट अपने मास्टर के साथ एस्ट्रोल बर्गर आई होती है। उसकी मास्टर ने उसे अपना गुलाम बना रखा था और ओसी कम्युनिटी के बाकी लोगों ने भी कुछ लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। यहाँ तक कि क्वाइट की मास्टर ने उसकी मिडल फिंगर कट करके उसे एज अ पेंडेंट पहन लिया था और वहाँ मौजूद बाकी लोगों ने भी अपने नौकरों के साथ यही किया था। इस दौरान क्वाइट वहाँ लाउड को देखती है जो कि एक फूड काउंटर पर काम कर रहा था। तब क्वाइट अपने मास्टर का ऑर्डर लेकर काउंटर पर फूड रिसीव करने जाती है, जहां लाउड क्वाइट की कटी हुई उंगली को देख लेता है। लाउड क्वाइट से मिलकर बहुत खुश होता है और क्योंकि अपने मास्टर के वहां होने की वजह से वो उससे ठीक से बात नहीं कर पाती। कुछ देर बाद जब क्वाइट की मास्टर खाना खा रही थी, तब वो वॉशरूम का बहाना करके लाउड से मिलने जाती है। दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तब लाउड उसे यहाँ से भागने के लिए मोटिवेट करने लगता है, लेकिन इतने में ही वहाँ रेस्टोरेंट का मैनेजर आ गया जो उन दोनों को देखकर काफी भड़क गया और क्वाइट को वहाँ से भगा
भगाने लगा। तब लाउड गुस्से में आकर उसके मुंह पर थूक देता है कि तभी रेस्टोरेंट के बाहर एक गुलाम लड़की ने बगावत शुरू कर दी। तब मैनेजर उससे कहता है कि तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और इतना कहते हुए वो रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। वो गुलाम लड़की रेस्टोरेंट के बाहर चिल्लाकर कह रही थी कि उसे यहाँ काम करते हुए 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उसे ना ही घर मिला और ना ही आजादी। ये कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए एक झूठ है। तभी उस लड़की को लॉ एनफोर्समेंट वाले शूट कर देते हैं, जिससे वो वहीं पर मारी जाती है। उसी रात को मैनेजर एज अ पनिशमेंट लाउड के कान काट कर उसे लॉ एनफोर्समेंट के हवाले कर देता है कि तभी वहाँ क्वाइट पहुंचकर दोनों लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को मार देती है और साथ ही वो मैनेजर को भी मार देती है। जिसके बाद वो लाउड से कहती है कि अब वो और गुलामी की जिंदगी नहीं जिएंगे, और वो दोनों उन ऑफिसर्स की कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिलहाल वापस से हम प्रेजेंट में देखते हैं कि क्वाइट बेहोश थी। जब उसे होश आया तब उसने देखा कि वो एस्ट्रोल बर्गर में है, जहां उसका भाई लाउड काम किया करता था। लेकिन क्वाइट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आई। तभी जॉन उसके पास आकर उसे बताता है कि कैसे वो उसे एजेंट स्टोन से बचाकर लाया है। तब क्वाइट जॉन से एजेंट स्टोन की मौत का पूछती है कि क्या वो जिंदा है या मर गया, और फिर वो जॉन पर गुस्सा करने लगती है कि उसने स्टोन को मारा क्यों नहीं। थोड़ी बहस होने के बाद वो दोनों उसी रेस्टोरेंट में एक दूसरे के साथ चिपकने लगते हैं, और फिर सुबह के वक्त क्वाइट चुपके से एजेंट स्टोन को वापस से मारने के लिए जाने लगती है। तभी जॉन उसे वापस से समझाता है कि एजेंट स्टोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और तुम उसका सामना नहीं कर पाओगी, इसलिए उसे अभी के लिए गिव अप कर देना चाहिए। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि बाहर वाटकिन स्टॉर्म आ चुका है। वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि बाहर रखी चीजों को जला रहा था, इसलिए वो दोनों वापस से रेस्टोरेंट के अंदर आ गए, और जब तक स्टॉर्म शांत नहीं होता तब तक कोई बाहर नहीं जाएगा। इसलिए जॉन और क्वाइट एक गेम खेलने लगते हैं। उस गेम के जरिए दोनों को एक दूसरे के बारे में जानने को मिलता है। जैसे क्वाइट की सबसे फेवरेट जगह डिज्नीलैंड है, और जॉन की पसंदीदा जगह तो एक कंटेनर स्टोर है। क्वाइट बताती है कि उसने कभी स्नो नहीं देखी, और जॉन को ये नहीं पता होता कि पिज्जा क्या होता है। साथ ही जॉन को ओशन में जाने से भी डर लगता है, और बातें करते करते वो दोनों फिर से चिपकने लगे। इसके बाद जॉन क्वाइट को अपने साथ सैन फ्रांसिस्को चलने के लिए कहता है, जिस पर क्वाइट कहती है कि जॉन को पहले अपनी डील पूरी करनी चाहिए और उसे एक नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन क्वाइट अभी भी स्टोन को मारना चाहती थी, इसलिए जॉन उससे कहता है कि वो अपने भाई की मौत का बर्डन लेकर कब तक चलेगी। अगर आज वो एजेंट स्टोन को मार भी देती है तो कल फिर एक नया एजेंट स्टोन आएगा। उन दोनों के बीच काफी आर्गुमेंट्स होते हैं, और फिर कुछ देर बाद क्वाइट रोती हुई जॉन की बाहों में सो जाती है। अब अगली सुबह रेस्टोरेंट में जॉन खुद को अकेला देखकर सोचता है कि शायद क्वाइट उसे छोड़कर जा चुकी है, लेकिन बाहर जाने पर वो देखता है कि क्वाइट जॉन की कार में सप्लाईज रख रही थी, क्योंकि क्वाइट ने जॉन के साथ जाने का डिसाइड कर लिया था। और अब वो दोनों शिकागो के लिए निकल जाते हैं। काफी लंबा सफर करने के बाद जॉन और क्वाइट शिकागो आ चुके थे, और न्यू शिकागो में एंटर करना सैन फ्रांसिस्को में एंटर करने से ज्यादा ट्रिकी लग रहा था। एक्चुअली उन्हें एक स्नाइपर की वॉइस अंदर जाने के लिए डायरेक्शन बता रही थी। जॉन को ये सब बहुत क्रीपी लग रहा था। वहीं क्वाइट इस हॉन्टेड वाइब्स को काफी एंजॉय करती है। ये देखने में काफी दिलचस्प था, क्योंकि वहाँ जो वॉइस थी उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। तभी अचानक जॉन को रियलाइज होता है कि जॉन उस आवाज को जानता है, और जॉन के अकॉर्डिंग ये आवाज कैलिप्सो की होती है। लेकिन वो आवाज जॉन की बात पर ना तो डिनाई करती है और ना ही उसे एडमिट करती है। फिलहाल जॉन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कैलिप्सो की उस आइडेंटिटी पर आर्ग्यू करे, इसलिए जॉन कैलिप्सो का दिया हुआ पैकेज लेकर बाहर आ जाता है। ये वही पैकेज था जिसे रेवन ने जॉन से मंगवाया था, जिसके बदले वो जॉन को न्यू सैन फ्रांसिस्को की नागरिकता देने वाली थी। जॉन और क्वाइट सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाते हैं। तब रास्ते में आते वक्त जॉन पिट स्टॉप नाम की जगह पर रुकता है। पिट स्टॉप वो प्लेस होती है जहां सारे मिल्कमैन मिलकर अपनी अपनी स्टोरीज बयां करते हैं। साथ ही वहां पर वो शावर भी ले सकते हैं। हालांकि उस जगह के काफी स्ट्रिक्ट रूल्स भी थे। पहला रूल था कि कोई भी किसी भी मिल्कमैन का करंट जॉब नहीं पूछेगा। दूसरा, अंदर कोई वेपन अलाउड नहीं होता। और पहली बात तो वहाँ पहुँचते ही जॉन और क्वाइट दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जॉन अंदर चला जाता है, जबकि क्वाइट गैस भरने के लिए बाहर ही रुक जाती है। क्वाइट का जब गैस भरने का नंबर आता है तब एक आदमी क्वाइट से पहले गैस भरने लगता है। तब क्वाइट उसे टोकने लगती है, उल्टा वो आदमी उसके जूतों पर थूक देता है। तभी वहाँ मैरी नाम की एक लेडी मिल्कमैन आती है और उस आदमी के गैस टैंक को स्टेप कर लेती है, जिसके बाद मैरी और क्वाइट अंदर जाने लगते हैं। मैरी इससे पहले क्वाइट से पिट स्टॉप पर नहीं मिली होती है, इसलिए वो क्वाइट से पूछ रही होती है कि क्वाइट कहाँ से है। कि तभी मैरी की नजर जॉन पर पड़ती है और वो जॉन के पास जाकर उसे किस करने लगती है। साथ ही वो जॉन को मारती भी है और कहती है कि तुमने तो मुझे मरने के लिए ही छोड़ दिया था। जिस पे जॉन कहता है कि मुझे लगा तुम मर गई हो। असल में मैरी जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। जिसके बाद वो तीनों ड्रिंक करते हुए बातें करने लगते हैं।
थोड़ी देर बाद जॉन क्वाइट से कहता है कि हम वल्चर के नेस्ट में आ गए हैं, जहां लोग बातों बातों में हमसे सारे सच निकलवा लेंगे, इसलिए हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। इसी बीच क्वाइट की मुलाकात वहाँ के बारटेंडर से होती है, जिसका निकनेम मिस्टर स्लेम होता है। स्लेम क्वाइट को बताता है कि मैरी का नाम ब्लडी मैरी है। वो और भी कुछ लोगों के निकनेम क्वाइट को बताने लगता है, जैसे पिज्जा बॉय, पिटूनिया, पिट वाइपर। फिर स्लेम मैरी को बताता है कि अपने सफर से थके लोग यहाँ आकर शावर भी लेते हैं, जो सुनने के बाद क्वाइट भी शावर लेने चली गई। शावर लेकर जब क्वाइट आती है तब वो मैरी को उसका वेट करते हुए देखती है। उस दौरान मैरी क्वाइट को जॉन के खिलाफ भड़काने लगी, क्योंकि मैरी क्वाइट से जेलस फील कर रही थी और साथ ही कहती है कि जॉन के लिए उसकी कार एवलिन तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जॉन क्वाइट को कभी उसकी कार ड्राइव करने नहीं देगा। उसी रात पिट स्टॉप के बाहर मैरी और जॉन बातें कर रहे थे, जहाँ मैरी जॉन से उसके जॉब के बारे में पूछ रही थी। शुरुआत में तो जॉन उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन आखिर में वो उसे हिंट दे देता है, जिससे मैरी समझ जाती है कि जॉन को न्यू सैन फ्रांसिस्को की नागरिकता मिलने वाली है। वहीं पिट स्टॉप में मिस्टर स्लेम अपना शो प्रेजेंट कर रहे थे। क्वाइट और जॉन शो को काफी एंजॉय करते हैं कि तभी क्वाइट नोटिस करती है कि मैरी वहां प्रेजेंट सभी लोगों के कान में जाकर कुछ न कुछ कह रही थी। क्वाइट समझ जाती है कि क्या होने वाला है। वो जॉन को अलर्ट कर देती है। तभी अचानक सब लोग क्वाइट और जॉन के नजदीक आकर उससे नागरिकता के बारे में पूछने लगे, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में रहना उन सबके लिए एक सपने जैसा था और सबको वहाँ की नागरिकता भी चाहिए थी। इसलिए जॉन स्मार्टली सिचुएशन को हैंडल करते हुए उन सबकी एक दूसरे से लड़ाई करवा देता है, क्योंकि नागरिकता तो सिर्फ एक इंसान के लिए अवेलेबल थी। उधर क्वाइट भी मैरी से फाइट करने लगती है और क्वाइट मैरी को बिना मारे बस ये एडवाइस करके छोड़ देती है कि उसे रिवेंज के बदले मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेकिन मैरी पलटकर क्वाइट पर हमला करने ही वाली होती है कि जॉन के कहने पर क्वाइट अलर्ट हो जाती है और उल्टा क्वाइट ही मैरी को स्टेप कर देती है, जिसके बाद क्वाइट और जॉन वापस से सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल गए और इस बार जॉन के कहने पर ड्राइविंग क्वाइट कर रही होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बार में एक मिल्कमैन जिंदा रह गई और वो स्टोन को इन्फॉर्म कर देती है कि क्वाइट और जॉन सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल गए हैं। उधर स्वीट टूथ, स्टू और बाकी कैदी एक असाइलम में जाते हैं, जहां पहुंचने पर स्वीट टूथ स्टू को अपने ओल्ड सेल में ले गया और वो अपने पास्ट के बारे में उसे बताने लगता है, जहां स्टू को पता चलता है कि स्वीट टूथ एक चाइल्ड एक्टर था और उसके पास एक डॉग भी था। लेकिन स्वीट टूथ के शो का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ वो डॉग ही होता है, जिससे इरिटेट होकर स्वीट टूथ उस डॉग को ऑन स्क्रीन मार देता है, जिस वजह से स्वीट टूथ को असाइलम भेज दिया गया था। और कोलैप्स होने के बाद स्वीट टूथ असाइलम से फ्री होकर वापस अपने सोसाइटी में आ गया, जहां वापस आने पर उसने अपनी मदर और स्टेप फादर को असाइलम में कैद कर दिया था, क्योंकि वो लोग स्वीट टूथ से कभी सेल में मिलने नहीं आए थे। वापस से हम प्रेजेंट में देखते हैं स्वीट टूथ अपने पेरेंट्स के स्केलेटन को डिस्ट्रॉय करके स्टू के साथ बाहर आ गया। तब वो देखते हैं कि सारे कैदी मरे हुए हैं। ये देखकर स्वीट टूथ को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि वो सारे कैदी उसके ऑडियंस थी। स्वीट टूथ और स्टू को पता चलता है कि ये सब एजेंट स्टोन ने किया है और माइक भी इन सब में शामिल है। तब स्वीट टूथ गुस्से में आकर एजेंट स्टोन के सारे एजेंट्स को मार देता है, सिवाय माइक के, क्योंकि सिर्फ माइक ही स्वीट टूथ को एजेंट स्टोन तक पहुंचा सकता था। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब जॉन बच्चा था तब वो बुरी तरह से एक कार में घायल पड़ा होता है। जब उसे होश आता है तब उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वहाँ मौजूद लेडी जॉन से उसके बारे में पूछती है और जॉन को प्रिटेंड कराती है कि वो उसकी हेल्प कर रही है, लेकिन मौका मिलते ही वो जॉन को घायल कर उसकी कार लेकर भाग गई। तभी वहाँ वॉटकिंस स्टॉर्म आ गया, जिससे बचने के लिए जॉन एक शेड में छुप गया था। जॉन खुद की सर्वाइवल के लिए इधर उधर भटकने लगा कि तभी उसे एक ऑरेंज रैली स्टाइल स्पोर्ट कार मिलती है। उस कार में जॉन को कुछ स्टोर्ड फूड और कुछ पैसे मिले, जिसके बाद से जॉन ने कार में ही रहना शुरू कर दिया था। एक दिन कुछ कैनिबल्स खाने की तलाश करते हुए जॉन तक पहुंच जाते हैं। तब जॉन जैसे तैसे करके कार स्टार्ट करके वहां से भागने लगा। काफी मुश्किलों के बाद वो खुद को बचा लेता है। उसी दिन वो डिसाइड करता है कि उसी कार ने जॉन की जान बचाई है। अब जॉन उसे रिपेयर करेगा और उसे हमेशा अपने साथ रखेगा, जिसके बाद वो उस कार को रिपेयर करवाता है और उसे नाम देता है एवलिन। तब वापस से हम जॉन और क्वाइट को देखते हैं, जो फिलहाल न्यू सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे। उस बीच क्वाइट को जॉन की एक फैमिली फोटो मिली, जिसमें उसके पेरेंट्स का फेस विजिबल नहीं था। हवा की वजह से वो फोटो उड़कर कार से बाहर चली गई, जिसे ढूंढने के लिए जॉन और क्वाइट दोनों कार से बाहर आ गए। उन्हें वो फोटोग्राफ तो मिल जाती है। तभी जॉन और क्वाइट नोटिस करते हैं कि एवलिन के पास कुछ होली मैन खड़े हैं और वो एवलिन को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जॉन उनमें से 2 होली मैन को शूट कर देता है, लेकिन एक होली मैन एवलिन को लेकर चला गया। तब जॉन और क्वाइट पैदल ही उस होली मैन को चेस करने लगते हैं। इस बीच एवलिन के खो जाने से जॉन बहुत अपसेट हो गया था और फिर अपने सफर के दौरान वो क्वाइट से बिल्कुल भी बात नहीं करता।
और चलते चलते वो दोनों होली मैन्स के कैंप तक पहुंच गए। तब क्वाइट और जॉन उन होली मैन को ऐसा प्रिटेंड कराते हैं कि वो दोनों भी उनके ग्रुप के मेंबर्स हैं। उस बीच वो दोनों देखते हैं कि उनका एक लीडर भी है जो कि एक प्रीचर होता है। प्रीचर मतलब यानी कि एक प्रीस्ट जो रिलीजन के बारे में सबको ज्ञान देता है। प्रीचर को उनके होली मैन जॉन की कार को एज अ गिफ्ट प्रेजेंट कर रहे थे। तभी जॉन प्रीचर को फाइट करने का ओपन चैलेंज दे देता है, जहां दोनों के बीच काफी घमासान होता है। लेकिन एट द एंड जॉन हार जाता है और प्रीचर जॉन को एक प्रिजन में कैद कर देता है। उधर क्वाइट एक होली मैन से फाइट कर रही थी ताकि वो उस जगह से निकलने के लिए दूसरी गाड़ी का जुगाड़ कर सके, और क्वाइट होली मैन को मारकर गाड़ी का जुगाड़ कर ही लेती है। और इसके बाद क्वाइट जॉन को प्रिजन से निकालती है और उसे यहाँ से भागने को कहती है। लेकिन जॉन इस बात पर एग्री नहीं करता क्योंकि जॉन अपनी कार एवलिन को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इस पर जॉन और क्वाइट के बीच काफी आर्ग्यूमेंट्स हुए। तब क्वाइट जॉन को कह देती है कि एवलिन बस एक कार ही तो है और मैं एक कार के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। ये कहते हुए क्वाइट जॉन को वहीं अकेला छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद जॉन अपनी कार एवलिन के पास वापस आता है। तभी वो प्रीचर जॉन को देख लेता है और फिर से उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। फाइट के दौरान जॉन की कार के गैस टैंक में होल हो गया, जिस वजह से ऑयल लीक होने लगा, जिससे वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से लगभग सारे होली मैन और खुद जॉन भी इंजर्ड हो गया था, जबकि प्रीचर को उसके कुछ आदमी रेस्क्यू करके वहां से ले जाते हैं। क्वाइट को भी उस ब्लास्ट का पता चलता है क्योंकि क्वाइट अभी उनके कैंप से ज्यादा दूर नहीं गई थी। ये देखकर क्वाइट को लगता है कि शायद जॉन भी उस ब्लास्ट में मारा गया, और इस बात का क्वाइट को काफी बुरा लगता है और वो रोने लगती है। तब वापस से क्वाइट रेवन का पैकेज लेकर जाने लगी। थोड़ी देर बाद जॉन को होश आया, तब वो देखता है कि उसकी कार का एक एक पार्ट बिखरा पड़ा है। उसकी कार बिल्कुल जलकर खाक हो चुकी है और जॉन उसी कार में बैठा है और फिर सब कुछ याद करने लगता है कि कैसे उसने एक एक पार्ट जोड़कर उस कार को बनाया था। इधर क्वाइट को लग रहा था कि उस ब्लास्ट में जॉन की मौत हो चुकी है, इसलिए क्वाइट सैन फ्रांसिस्को की जर्नी कंटिन्यू रखती है कि तभी अचानक एक डियर उसके सामने आ गई और उससे बचने के चक्कर में क्वाइट की कार झाड़ियों में फंस गई। तभी वहाँ एक आदमी आया जो असल में वल्चर होता है, जो लोगों से सामान लूटता है। फिलहाल क्वाइट जॉन की मौत से काफी दुखी थी और अब उसकी गाड़ी भी खराब हो चुकी थी और रेवन का दिया हुआ डेडलाइन भी खत्म होता जा रहा था। इन सब बातों को दिमाग में सोचते हुए क्वाइट फ्रस्ट्रेट होकर उस वल्चर से कहती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, जिससे वो वल्चर क्वाइट के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है और क्वाइट की प्रॉब्लम्स को सुनने लगता है। और इसी बीच उस वल्चर को नागरिकता वाली बात पता चलती है, जिससे वो आदमी क्वाइट को मारकर उससे वो पैकेज लेने की कोशिश करने लगा। तभी क्वाइट वल्चर का ध्यान भटकाने के लिए वो पैकेज को उससे दूर फेंक देती है ताकि क्वाइट उसी बीच में उस वल्चर को शूट कर सके। तभी वल्चर को पीछे से कोई और शूट कर देता है और वो कोई और नहीं बल्कि क्वाइट की पुरानी फ्रेंड वॉर्ट होती है, और वॉर्ट क्वाइट को बचाने में कामयाब भी हो गई थी। एक्चुअली वॉर्ट के पास कॉन्वॉयज हैं, मतलब कॉन्वॉय एक गाड़ियों का ग्रुप होता है जो म्यूचुअली साथ में प्रोटेक्शन के लिए ट्रेवल करते हैं। एक्चुअली ब्लास्ट के बाद जब जॉन कैंप से निकल रहा था तब उसे एक कार मिली थी जिसमें रेडियो होता है, और उस वक्त रेडियो के चैनल पर वॉर्ट अवेलेबल थी, और जॉन को वॉर्ट और उसकी ट्रक गैंग के बारे में पहले से ही पता था। इसलिए जॉन रेडियो के हेल्प से वॉर्ट कॉन्वॉय को लिफ्ट के लिए बुला लेता है और फिर जॉन उन्हें क्वाइट का बताता है, इसलिए वॉर्ट टाइम पर क्वाइट के पास पहुंचकर उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। जब क्वाइट कॉन्वॉय में आती है तब वो जॉन को देखकर शॉक रह गई, क्योंकि क्वाइट के अकॉर्डिंग जॉन कैंप के ब्लास्ट में मर चुका था। इस बार जॉन क्वाइट से माफी मांगता है, लेकिन क्वाइट उसकी माफी एक्सेप्ट नहीं करती। क्वाइट जॉन को जिंदा देखकर काफी खुश थी, लेकिन वो जॉन से अभी भी अपसेट थी। कुछ देर बाद वॉर्ट जॉन और क्वाइट को आकर बताती है कि एजेंट स्टोन होवर डैम पहुंच गया है, क्योंकि स्वीट टूथ ने उसके सारे बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे परेशान होकर एजेंट स्टोन स्वीट टूथ से बदला लेना चाहता था। साथ ही वो उन्हें बताती है कि सैन फ्रांसिस्को जाने वाला रास्ता अब काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि रास्ते में होवर डैम पड़ता था, इसलिए वो लोग अब एक अलग रूट से जाएंगे। खाना खाने के बाद जॉन और क्वाइट एक कार को रिपेयर करने लगते हैं जो वॉर्ट उन्हें देकर गई थी। कुछ देर बाद जॉन क्वाइट से कहता है कि हम एक दूसरे से बात किए बिना इस काम को नहीं कर सकते। तब क्वाइट जॉन से कहती है कि वो उसके कहने पर उसके साथ क्यों नहीं आया। हालांकि वो दोनों पार्टनर्स हैं, लेकिन फिर भी उसने एवलिन को चुना। साथ ही वो कहती है कि सिर्फ तुम्हारे कहने पर ही मैं सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए रेडी हुई थी, लेकिन बाद में तुमने मुझे छोड़ने का डिसीजन लिया। एक्चुअली क्वाइट जॉन से अटैच हो चुकी थी और वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत से लोगों को खो चुकी थी, और अब वो जॉन को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी उसने एवलिन को चुना। ये कहकर क्वाइट रोने लगी और वहाँ से चली जाती है, और इसी बीच क्वाइट सो गई। जब उसकी आंख खुली तब वो देखती है कि जॉन अभी भी कार पर काम कर रहा है।
कार में बैठने के बाद वो नोटिस करती है कि ग्लोब कंपार्टमेंट में उसकी एक कुल्हाड़ी रखी है जिसे क्वाइट ने पूरे जर्नी के दौरान एज अ वेपन यूज किया था। फिर जॉन भी कार में आ गया और अपने डिसीजन के लिए वो क्वाइट से माफी मांगता है और साथ ही उससे कहता है कि वो उसकी अभी भी पार्टनर बनी रहे। इससे पहले कि क्वाइट इसका जवाब देती कि पास से ही गुजर रहे एक और कॉन्वॉय ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन वैक्स के कॉन्वॉय में कोई भी घायल नहीं हुआ था। तब वो सभी उनसे लड़ने की तैयारी करने लगते हैं। कार को पूरी तरह से तैयार करने के बाद जॉन और क्वाइट उस कार को नाम देते हैं रोड किल। फिर कॉन्वॉय और रोड किल दोनों एजेंट स्टोन के ब्लॉकेट को पास करते हुए अब उनसे पूरी तरह से लड़ने के लिए उनके मैदान में पहुंच गए थे। क्योंकि लॉमैन ने उनके 3 ड्राइवर को शूट कर दिया था, सो उन्हें इसका रिवेंज लेना था और वैक्स भी उनसे लड़ने के लिए अपनी F1 कार में चली जाती है। अब जैसे ही वो एजेंट स्टोन के मैदान में पहुंचे तभी एजेंट स्टोन ने उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया और अब शुरू होता है जॉन और एजेंट स्टोन के बीच में एक बड़ा युद्ध। और इसी बीच एंट्री होती है स्वीट टूथ की। उसके साथ स्टू और माइक भी थे। इस बार स्वीट टूथ अपने एक नए लुक के साथ वहां पर एंटर करता है और स्वीट टूथ आते ही मिसाइल फायर करना शुरू कर देता है। इस जंग में गन्स, रॉकेट सब कुछ फायर हो रहा था। एक एक करके सारे लॉमैन मारे जा रहे थे। असल में ये बैटल एजेंट स्टोन और लॉमैन के बीच हो रहा था। जब स्वीट टूथ की मुलाकात क्वाइट और जॉन से होती है तब वो भी उनका साथ देने लगता है और इधर एजेंट स्टोन लगातार उनके ऊपर फायरिंग कर रहा था और बहुत सारे कॉन्वॉय मेंबर्स को मार भी देता है। और इन सब के बीच में एम्बर भी बुरी तरह से घायल हो गई थी। स्टू भी ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है कि माइक उसे बचा लेता है। स्वीट टूथ जानबूझकर वैक्स के एक ट्रक पर मिसाइल शूट कर देता है। तब स्टू उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो तो अपने साइड हैं, क्योंकि वो सब भी स्टोन के खिलाफ थे। स्वीट टूथ उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि कोई भी अपना नहीं है और हम यहाँ पर सबको मारने के लिए आए हैं। तब माइक स्टू को समझाता है कि वो पागल हो चुका है, ये हमें भी मार देगा, इसलिए हमें स्वीट टूथ को ही खत्म कर देना चाहिए। अब जैसे ही वो उस पर गन पॉइंट कर रहा था तभी स्वीट टूथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली। तब वो स्टू से कहता है कि फिलहाल अब वो उसकी साइड है तो उसे माइक को शूट कर देना चाहिए। अब फिलहाल स्टू ने माइक को मारने का तो सोच लिया था, लेकिन वो कंफ्यूजन में आ गया था क्योंकि स्वीट टूथ पागल हो चुका था और माइक को मारना उसके लिए एक बड़ी बेवकूफी हो सकती थी। तब स्टू स्वीट टूथ को शूट कर देता है और फिर वो दोनों गाड़ी से जंप करते हैं, लेकिन स्वीट टूथ इतनी आसानी से नहीं मरता। तब वो स्टू के बिहेवियर से अपसेट होकर सीधा एजेंट स्टोन की गाड़ी पर जंप कर देता है। तभी एजेंट स्टोन के शूट करने पर और स्वीट टूथ गाड़ी से गिर गया और इतने में ही सामने से आ रही गाड़ी उसको टक्कर मार देती है। ये कोई और नहीं बल्कि स्टू और माइक ही थे। फिलहाल अब एजेंट स्टोन का सामना क्वाइट और जॉन से होता है, जहां जॉन अपनी गाड़ी का रिज यूज करके एजेंट स्टोन की गाड़ी को फ्लिप कर देता है, लेकिन एजेंट स्टोन अभी भी जिंदा होता है और बदकिस्मती से जॉन और क्वाइट भी उस क्रैश में बेहोश हो गए थे। अब मौका देखते ही एजेंट स्टोन क्वाइट को गाड़ी से निकालकर शूट करने वाला होता है। तब क्वाइट उससे कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम कितने बेवकूफ इंसान हो। अब वो उससे रीजन पूछता है कि तभी जॉन को होश आ गया और वो कुल्हाड़ी सीधा स्टोन के मुंह पर मारता है, जिसे देखकर शायद आपको लग रहा होगा कि उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया था। अब क्वाइट एजेंट स्टोन को 2 चॉइस देती है, या तो वो खुद को जल्दी मार ले या फिर वो तड़प तड़प कर मर जाए, जैसा कि उसने उसके भाई के साथ किया था। तब वो दोनों उसको वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं कि तभी उन्हें गन शॉट की आवाज सुनाई दी, यानी कि एजेंट स्टोन तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहता था और इसीलिए उसने अपने आप को शूट कर लिया। जॉन और क्वाइट न्यू सैन फ्रांसिस्को की गेट पर पहुंचते हैं, जहां रेवन अपना पैकेज रिसीव करने के लिए आती है और जॉन को न्यू सैन फ्रांसिस्को में वेलकम करती है। तब जॉन क्वाइट को भी अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहां मौजूद सारे गार्ड उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। रेवन जॉन से कहती है कि नागरिकता सिर्फ जॉन के लिए थी, जिस पर जॉन रेवन को बताता है कि जॉन क्वाइट के बिना ये पैकेज नहीं रिसीव कर पाता। ये सुनने के बाद भी रेवन डील के पैरामीटर्स को चेंज नहीं करती। जॉन क्वाइट के लिए स्टैंड लेता है और कहता है कि अगर क्वाइट के लिए सैन फ्रांसिस्को में जगह नहीं है तो वो भी सैन फ्रांसिस्को नहीं जाएगा। तब क्वाइट और जॉन के बीच इस बात के लिए बहस होने लगती है, बट क्वाइट जॉन को इस बात के लिए अलाउ नहीं करती और जॉन को रिमाइंड कराती है कि सैन फ्रांसिस्को में रहना हमेशा से उसका एक सपना था और क्वाइट जॉन के सैन फ्रांसिस्को में न जाने का रीजन नहीं बनना चाहती थी। जॉन क्वाइट की बातों से कन्विंस नहीं हो रहा था। तब क्वाइट गुस्से में आकर जॉन के शोल्डर पर शूट कर देती है और कहती है कि जॉन को अंदर ले जाओ क्योंकि उसे मेडिकल इमरजेंसी की नीड है। तब रेवन के सिक्योरिटी गार्ड उसको अंदर ले गए और अब जॉन को सैन फ्रांसिस्को की नागरिकता मिल गई और फिलहाल अब उन्हें जरूरत थी एक मिल्कमैन की। तब वो क्वाइट को डिलीवर करने के लिए एक पैकेज देते हैं, लेकिन क्वाइट को इस जॉब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और क्वाइट उस पैकेज को लेकर सैन फ्रांसिस्को के गेट पर रह रहे गरीबों में बांट देती है और रोड किल को लेकर वहाँ से चली गई। उधर रेवन जॉन के लाए पैकेज को ओपन करती है। तो दोस्तों, उस पैकेज को ओपन करने से पहले आप कमेंट करके जरूर बताओ कि उस बॉक्स में ऐसा क्या
खास था जिसके लिए रेवन ने जॉन को सैन फ्रांसिस्को की नागरिकता ऑफर की थी और जॉन ने भी उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। खैर चलो मैं ही आपको इस पैकेज के बारे में बता देता हूँ। जब रेवन उस पैकेज को खोलती है तब उसमें कुछ खास नहीं, सिर्फ एक आइसक्रीम थी। वो आइसक्रीम तो जस्ट एक बहाना था क्योंकि रेवन उसे टेस्ट कर रही थी और उस टेस्ट में जॉन पास भी हो गया था। अब 1 महीने बाद न्यू सैन फ्रांसिस्को में जॉन अपनी नई जिंदगी जी रहा था। सैन फ्रांसिस्को में लोग जॉन को बहुत लाइक करते थे, यहाँ तक कि जॉन सैन फ्रांसिस्को का सेलिब्रिटी बन चुका था क्योंकि जॉन पहला ऐसा इंसान था जो आउटसाइड से सीधा सैन फ्रांसिस्को में रहने आया था। वहाँ के लोग जॉन की बैटल स्टोरी को एज एंटरटेनमेंट सुनते थे। जॉन की पॉपुलैरिटी की वजह से उसे डेट रिक्वेस्ट भी आने लगी और खास बात तो ये कि जॉन को अब पिज्जा भी ट्राई करने का मौका मिलता है। लेकिन उस शहर का एक काला राज भी था। सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले लोग रेवन के पपेट्स थे। वो जॉन से रिलेटेड हर एक छोटी अपडेट रेवन को देते थे। एक्चुअली रेवन ने ही सबको जॉन से नाइसली बिहेव करने के लिए कहा था। फिर एक दिन अचानक जॉन बार में आता है और रेवन से कहता है कि वो सैन फ्रांसिस्को छोड़कर जा रहा है, जिस पर रेवन उसको कन्विंस करते हुए उसे एक घर दिखाती है और कहती है कि ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा बचपन यहीं बीता था और तुम्हारे माँ बाप भी इसी घर में रहते थे। फिर रेवन जॉन को बताती है कि उसके लिए एक मेल भी आया था। जॉन मेल बॉक्स खोलकर चेक करता है जिसमें जॉन के बचपन की कुछ फोटोज होती हैं जो उसने अपने पेरेंट्स के साथ क्लिक करवाई थी। रेवन जॉन से कहती है कि तुम्हारे बहुत से सवाल होंगे, अगर तुम यहाँ स्टे करोगे तो शायद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जॉन थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि ये मेरा घर नहीं है और मेरा घर सिर्फ क्वाइट के साथ होगा जो कि सैन फ्रांसिस्को के बाहर है। और तब रेवन अपने असली रूप में आती है और अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि उसे गन पॉइंट पर अरेस्ट कर लिया जाए। रेवन जॉन को बताती है कि कुछ टाइम बाद कैलिप्सो दूसरी सिटीज के साथ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेगा और रेवन चाहती है कि जॉन उसका ड्राइवर बने और वो उस टूर्नामेंट को जीते। अपना गुजारा करने के लिए जॉन पिज्जा डिलीवरी का काम करता था और फ्री टाइम में उसे रेसिंग कंसोल में रेस की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। खैर आज भी जॉन भागने की कोशिश करता है और रेवन के गार्ड्स जॉन को पकड़कर रेवन के पास ले जाते हैं, जो उसे टॉर्चर करने के बाद कहती है कि तुम यहाँ से तभी निकल सकते हो जब तुम रेस को जीत जाओ। इतना बोलकर रेवन अपने ऑफिस में आ गई और जॉन अपने घर में आके अपनी किताबों को देखने लगा। तब उसे एक किताब में एक मैप मिला जिसको देखकर उसे समझ आ गया था कि उसे बाहर कैसे निकलना है। इधर रेवन अपने ऑफिस में उस समय को याद करती है जब टीनेज में रेवन की बेस्ट फ्रेंड कैली एक प्रैंक के चलते कोमा में चली गई थी, जो तब से लेके अब तक कोमा में ही थी, जिसको ही कोमा से बाहर लाने के लिए रेवन रेस को जीतना चाहती थी। खैर वहीं प्रेजेंट में जॉन की गर्लफ्रेंड क्वाइट जॉन की बहन क्रिस्टा के साथ रह रही थी। क्रिस्टा खुद भी हंटर ही थी, लेकिन वो अपनी साथियों के साथ बस बुरे लोगों को लूटने का काम करती थी। अब 7 महीने बाद वो क्वाइट को अपने असली मिशन के बारे में भी बताती है कि वो सभी शहरों की बड़ी बड़ी दीवारों को तोड़कर सब एकदम पहले जैसा करना चाहती थी, ताकि बाहर रहने वाले और अंदर रहने वाले लोगों में कोई भेदभाव ना रहे। अब अंदर रहने वाले लोगों को थोड़ा सा परेशान करने के लिए क्रिस्टा एक मेडिसिन फैक्ट्री पे हमला करती है, जहाँ से दवाइयाँ बनकर बस शहर के अंदर रहने वाले लोगों के लिए जाती थी, जबकि बाहर के लोगों को दवाइयों की ज्यादा जरूरत थी। फिलहाल क्रिस्टा फैक्ट्री के लोगों को जान से मार देती है और मैनेजर के चेहरे को जलाकर उस जगह को लूट लेती है। वहीं स्टू, जो पहले सीजन में साइकोपैथ किलर स्वीट टूथ के पास ही रह गया था, उसको स्वीट टूथ लोगों को बेरहमी से जान से मारने के बारे में सिखा रहा था। अभी वो एक गाड़ी को लूटने के लिए 2 लोगों को जान से मारते हैं, जिससे स्टीव को काफी खुशी होती है क्योंकि वो दुनिया का सबसे खतरनाक किलर बनना चाहता था। वहीं जॉन बाहर निकलने के अपने प्लान को अंजाम देने के लिए रेवन के ही एक सोल्जर से दोस्ती कर लेता है और मजाक मजाक में उसे उसकी ड्रेस लेके शहर के सीवर एरिया में चला गया। वहाँ मौजूद खुफिया रास्ते से वो एक पार्किंग एरिया में आ गया था। इधर जब सोल्जर को रियलाइज हुआ कि जॉन काफी देर से उसकी ड्रेस लेकर फरार है, तो वो भी अपने साथियों के साथ उसे ढूंढना शुरू कर देता है और इस बारे में पता चलने पर रेवन तो और ज्यादा गुस्से में आ गई। उधर उस मैप के रास्ते को याद करके जॉन एक पार्किंग में आ गया था जहां काफी सारी गाड़ियां रखी थीं। तब किसी अच्छी गाड़ी को ना लेके जॉन एक एम्बुलेंस को लेके भागने का फैसला करता है ताकि उस पर किसी को शक ना हो। तब उसी एम्बुलेंस में उसे कैली भी दिखाई देती है, जिसको हॉस्पिटल फैसिलिटी ना होने के कारण रेवन ने एम्बुलेंस में ही रखा हुआ था। कैली को देखकर जॉन को थोड़ा सा बुरा तो लगता है, लेकिन वो फिलहाल उसे एम्बुलेंस से बाहर निकाल देता है। तभी कोलेप्सो नाम का एक आदमी दुनिया की सभी टीवी और रेडियोज में अनाउंस करता है कि जल्द ही कार कॉम्बैट रेस के रजिस्ट्रेशन चालू होने वाले हैं और जो भी रेस जीतेगा उसकी किसी भी विश को पूरा करा जाएगा। ये न्यूज स्वीट टूथ और स्ट्यू ने भी सुनी थी, जो सुनकर स्ट्यू रेस में पार्टिसिपेट करने का फैसला करता है ताकि रेस में आने वाले पार्टिसिपेंट्स को मारकर वो दुनिया का सबसे खतरनाक किलर बन सके। इस रेस में क्वाइट भी पार्टिसिपेट करने का फैसला करती है ताकि वो क्रिस्टा के मेन मिशन को पूरा कर सके। लेकिन इस रेस को जीतेगा कौन? आपको क्या लगता है? जल्दी कमेंट में बताओ।
खैर अब तक रेवन जॉन को ढूंढते हुए पार्क में पहुंच चुकी थी, जहां कैली को देखकर उसे जॉन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो अपने सोल्जर्स को जॉन के पीछे लगा देती है। वो सोल्जर्स शहर से बाहर जॉन का लगातार पीछा करते हुए उस पर गोलियां चला रहे थे और जॉन को लग रहा था कि वो उसे पकड़ लेंगे, पर तभी किस्मत से वहां क्रिस्टा और उसके साथी पहुंचकर रेवन के सोल्जर्स की गाड़ियों को मिसाइल से बर्बाद कर देते हैं, जिस दौरान उन्होंने धोखे से जॉन की एम्बुलेंस को भी पलटा दिया था और जॉन को लग रहा था कि वो उसे मार देंगे, इसलिए वो जैसे तैसे एम्बुलेंस से बाहर आ गया और क्रिस्टा, क्वाइट और अपने बाकी साथियों के साथ उसे घेर लेती है। जॉन को देखकर तो क्वाइट हैरान हो जाती है, लेकिन जॉन अपनी बहन को नहीं पहचान पाता और घायल होने के कारण बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद होश आने पर जॉन के हाथ हथकड़ी से बंधे थे और क्रिस्टा की एक साथी जॉन से मजाक में कह रही थी कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। इससे जॉन सच में काफी डर गया, पर तभी क्वाइट वहां आके उसे जॉन को परेशान ना करने को कहती है और तब जॉन इतने समय बाद क्वाइट को देखकर बहुत खुश होता है और उसे बताता है कि रेवन ने उसे कैद करके रख लिया था, जिसकी वजह से वो कभी भी क्वाइट के पास वापस नहीं आ पाया। ये सुनकर क्वाइट को काफी बुरा लगा, पर वो जॉन को क्रिस्टा से मिलवाती है, लेकिन जॉन को क्रिस्टा के बारे में कुछ याद नहीं था क्योंकि वो अपने बचपन में ही अपने मम्मी पापा से दूर हो गया था और क्रिस्टा उसकी बड़ी बहन होने के कारण पहले ही अपने मम्मी पापा से अलग रहती थी, जिसके कारण जॉन को उसके बारे में कुछ याद नहीं था। खैर अभी क्रिस्टा जॉन को अपने मिशन के बारे में बताती है, जो जानकर जॉन को अच्छा लगा, लेकिन अब वो क्वाइट के साथ वहां से जाना चाहता था। हालांकि क्वाइट इसके लिए मना कर देती है और जॉन को उसकी गाड़ी रोड किल के पास ले जाकर बताती है कि क्रिस्टा के साथ मैं कोलैप्सो की रेस में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ ताकि मैं उसके मिशन को पूरा करने में मदद कर सकूं। जो सुनकर जॉन उसको ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये काफी खतरनाक था, जिसमें क्वाइट की जान भी जा सकती थी, मगर क्वाइट जॉन की बात को नहीं मानती, जिसके कारण उनमें काफी बहस होती है और उसी बीच उनके टेंट में मेहम नाम की एक शातिर चोर आके कुछ सामान लेती है और बाहर जाके गाड़ी के लोग को तोड़ने की कोशिश करने लगी। क्वाइट ने आज तक मेहम को क्रिस्टा के ग्रुप में नहीं देखा था, इसलिए वो मेहम के पास जाके उसे बेहोश करती है और जॉन से कहती है कि मैं किसी भी हाल में क्रिस्टा की मदद करूंगी। ना चाहते हुए भी जॉन को इसके लिए मानना पड़ गया था। खैर अब क्रिस्टा के साथ मीटिंग से पहले क्वाइट मेहम को एक पेड़ से बांध देती है और उसके पास वाले पेड़ पर एक कुल्हाड़ी घुसा देती है, जिसको लेके अगर मेहम वहां से निकल जाती तो वो बच जाती, वरना उसे क्रिस्टा के ग्रुप के लिए ही काम करना पड़ता। अब मीटिंग के दौरान जॉन फैसला करता है कि क्वाइट की जगह वो रेस में हिस्सा लेगा, लेकिन क्रिस्टा ने इस पर मना कर दिया था क्योंकि उसके हिसाब से सबसे बेस्ट ड्राइवर क्वाइट ही थी, लेकिन जॉन उसकी बात को नहीं सुनता। इसलिए क्रिस्टा जॉन और अपने ग्रुप के लोगों में एक छोटी सी रेस करवाती है, जिसको जीतने वाला बंदा ही रेस में पार्टिसिपेट करता। उस दौरान क्वाइट रेस के लिए रोड किल गाड़ी को चूज करती है, जबकि जॉन को एक पुरानी गाड़ी मिलती है। अब रेस के शुरू होने पर क्वाइट शुरू में तो आगे निकल गई, पर उस पुरानी गाड़ी को लेके भी जॉन क्वाइट और बाकी सबको पीछे छोड़ देता है। उसे लग रहा था कि वो ये रेस जीत जाएगा, लेकिन फिनिश लाइन के नजदीक आते ही अचानक क्वाइट रोड किल में लगे नाइट्रो का इस्तेमाल करती है और जॉन से पहले फिनिश लाइन को क्रॉस करके रेस को जीत जाती है। पर नाइट्रो की वजह से उससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही थी, जिसके कारण उसका छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाता है। पर उसके बाहर आने पर क्रिस्टा और उसके साथी क्वाइट को चीयर करने लगते हैं, जिससे क्वाइट को काफी अच्छा लगा और अभी वो मेहम की परवाह करते हुए उसे भी ढूंढने लगती है। वहीं मेहम के पास अचानक कुछ जंगल में रहने वाले लोग आ गए थे, जिनके पास से पहले मेहम ने चोरी करी थी, जिसके लिए वो उसे जान से मारने वाले थे। लेकिन किस्मत से तभी जॉन और क्वाइट पहुंचकर उन लोगों से लड़ाई करते हैं और मेहम को बचा लेते हैं। इसके बाद जॉन क्वाइट से उस पर चिल्लाने के लिए माफी भी मांगता है और दोनों फैसला करते हैं कि वो साथ में रेस में एक दूसरे के पार्टनर बनकर पार्टिसिपेट करेंगे, जिस दौरान क्वाइट ड्राइव करेगी और जॉन आसपास के लोगों को संभालेगा। यह आइडिया क्रिस्टा को भी काफी अच्छा लगता है और बाद में वो जॉन को बताती है कि असल में उसने दीवारें तोड़ना ही अपना मिशन बना लिया था, क्योंकि दीवार बनने के कारण ही उसने पहले अपने मम्मी पापा और भाई यानी जॉन को खो दिया था और अभी वो इस दुनिया को पूरी तरह से पहले जैसा करना चाहती थी। ये सुनकर जॉन भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया और अब वो भी किसी भी हाल में क्रिस्टा का साथ देना चाहता था। अब जैसा कि वो जानते थे कि रेस में सभी के पास एक से एक खतरनाक हथियार होगा, इसीलिए उन्हें भी हथियारों की जरूरत थी जो उन्हें डीजल सिटी से ही मिल सकते थे। इसीलिए अब वो सब वहां जाने लगते हैं जहां से जल्द उन्हें हथियार लेने थे। अब वहीं एक एसाइलम में मौजूद ग्रिम नाम के पेशेंट को रेस का इनविटेशन मिलता है, जिसको एक्सेप्ट करने के बाद वो सबसे पहले कब्रिस्तान में गया, जहां उसने अपने ही हाथों से मारे हुए सब लोगों को गाड़ा था। वहां की एक कब्र को खोदकर ग्रिम अपनी एक शानदार बाइक निकालता है और रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए जाने लगा।
इधर डीजल सिटी की तरफ जाते हुए पहले तो क्वाइट जॉन को अपने क्रिस्टा के साथ के एक्सपीरियंस के बारे में बताती है और बाद में उसे क्रिस्टा की गाड़ी में भेज देती है, जहां क्रिस्टा से बात करते हुए जॉन अपने बचपन के समय को याद करके काफी खुश होता है। तभी क्वाइट को एहसास हुआ कि उसकी गाड़ी की डिग्गी में कोई छुपकर बैठा है, जिसे देखने के लिए वो गाड़ी रोकते हुए अपनी बंदूक निकालकर डिग्गी को खोलती है, जिसमें उसे मेहम मिलती है, जो खुद भी रेस में पार्टिसिपेट करना चाहती थी ताकि वो बेस्ट ड्राइवर बन सके। ये सुनकर क्वाइट उसको रोड किल चलाने को देती है, लेकिन मेहम को तो पता ही नहीं था कि गाड़ी चलाते कैसे हैं। खैर वहीं जॉन इतने में क्रिस्टा के साथ दूसरे रास्ते से होते हुए एक पुराने मूवी थिएटर के पास पहुंचता है, जहां बचपन में उनके मम्मी पापा उन्हें मूवी दिखाने के लिए आते थे। दोनों उस समय के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक उनकी गाड़ी पे कोई लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तभी अपनी जान बचाने के लिए वो गाड़ी से उतरकर भागते हैं, मगर अचानक एक इनविजिबल दीवार उनके सामने आ गई, जिसे टकराकर वो गिर गए थे। पर अभी वो जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए एक गाड़ी के पीछे जाके छुप गए, जहां से उन्हें एक आदमी एलेक्स दिखाई दिया, जिसके पास काफी अजीब सी गाड़ी थी, जिसमें बस बड़े बड़े टायर्स थे, जिन्हें एलेक्स अपने हाथों से कंट्रोल कर रहा था और उसमें काफी सारे वेपन्स भी लगे हुए थे। इवन उसी गाड़ी में लगे फीचर से आसपास एक बैरियर बन गया था, जिसके कारण जॉन और क्रिस्टा वहां से निकल नहीं पा रहे थे। अभी जैसे ही जॉन एलेक्स की तरफ गोली चलाता है तो गोली बड़े बड़े टायर से टकराकर वापस उसकी तरफ ही आती है और उनमें से क्रिस्टा के गाल को छूकर निकलती है। इसका मतलब उस गाड़ी को बर्बाद करना भी आसान नहीं था। अभी जॉन को समझ नहीं आ रहा था कि वो एलेक्स से बचकर जिंदा कैसे निकलेंगे। वहीं सबसे अनजान क्वाइट मेहम को गाड़ी चलाना सिखा रही थी, जिस दौरान वो उसे अलग अलग टास्क देती है, जिनको शुरू में तो मेहम पास नहीं कर पाती, जिससे गुस्से में आके क्वाइट उसके सर पे बंदूक रखकर कहती है कि अगर अब तुमने गलती करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब अपनी जान बचाने के लिए मेहम बढ़िया से गाड़ी चलाने लग गई थी, जो देखकर क्वाइट भी खुश होती है और मेहम को बताती है कि इसी तरह से मेरे भाई लाउड ने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया था और मेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान भी दे दी थी। ये सुनकर मेहम को क्वाइट और लाउड के लिए बुरा लगता है। वहीं क्रिस्टा अपने गाल पे लगी चोट पे टाँके लगाती है और दोनों अपनी जान बचाने के तरीके के बारे में सोचने लगते हैं। अभी वो दोनों थोड़ी देर इंतजार करते हैं और जैसे ही एलेक्स आराम करने के लिए पास में बैठता है तो दोनों इनविजिबल वॉल को बंद करने के लिए पास की बिल्डिंग में आ गए, जहां से ही उस मशीन और वॉल को फिलहाल के लिए ऑपरेट करा जा रहा था। मगर अंदर आते ही एक साइंटिस्ट क्रिस्टा की गर्दन पर चाकू रख देता है और बताता है कि उसने ही एलेक्स की गाड़ी को बनाया है, जिससे वो खुद रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता था। लेकिन ऐसी खतरनाक गाड़ी किसी इंसान की जान भी ले सकती थी, इसलिए वो एलेक्स को एज अ टेस्ट सब्जेक्ट बस इस्तेमाल कर रहा है। ये सुनकर जॉन और क्रिस्टा को एलेक्स के लिए काफी बुरा लगता है, इसलिए क्रिस्टा भी जैसे तैसे खुद को छुड़वाती है, जिसके बाद जॉन तुरंत साइंटिस्ट को धक्का देकर बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है और एक लोहे की रोड पर गिरने से साइंटिस्ट की मौत हो जाती है। पर इस आवाज के कारण एलेक्स वापस से अपनी गाड़ी में बैठ गया था, जिससे वो जॉन और क्रिस्टा को जान से मारने वाला था। लेकिन तब जॉन उसे बताता है कि उन्होंने साइंटिस्ट को मार दिया है, इसलिए अब एलेक्स फ्री है। ये सुनकर एलेक्स काफी खुश हुआ और जॉन और क्रिस्टा को शुक्रिया कहकर उन्हें बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इधर मेहम और क्वाइट भी पास में आ गए थे, जहां अचानक उन्हें रोड पे खून से सना हुआ आदमी भागता दिखाई देता है। लेकिन क्वाइट या मेहम के उसकी मदद करने से पहले ही ग्रिम अपनी बाइक पे उस आदमी के पीछे आके उसे बेरहमी से मार देता है और उसकी आत्मा चूस लेता है। ये देखकर क्वाइट मेहम से गाड़ी भगाने को कहती है, जिस दौरान वो एलेक्स से भी टकराते हुए बचते हैं और एलेक्स आगे जाके ग्रिम से लड़ाई करना शुरू कर देता है। इसके बारे में क्वाइट और मेहम जॉन और क्रिस्टा से मिलने पर उन दोनों को बताते हैं, जो सुनकर उन्हें हैरानी तो होती है, मगर इस बात पे ज्यादा ध्यान न देके वो डीजल सिटी की तरफ अपने सफर को जारी रखते हैं। अगले दिन तक वो डीजल सिटी में पहुंच गए थे, जहां नो वेपन पॉलिसी थी। वहां की करेंसी को लेने के बाद जब सब अंदर जाते हैं तो क्रिस्टा उन्हें बताती है कि सबसे खतरनाक वेपन्स उन्हें इस सिटी के लीडर की तिजोरी में मिलेंगे, जिसका नाम एम्परर है। पर एम्परर की तिजोरी तक जाने के लिए उन्हें किसी तरह से सिक्योरिटी को पास करके वहां का ताला तोड़ना पड़ेगा, जो काफी ज्यादा मुश्किल काम है। ये करने के लिए जॉन और क्वाइट मान तो गए थे, मगर एक दिक्कत और थी कि वोल्ट जिस बिल्डिंग में मौजूद था वहां बस वीआईपी और अमीर लोगों को ही एंट्री मिलती है। इसलिए थोड़ा सोचने के बाद क्रिस्टा क्वाइट और जॉन को अमीरों जैसे कपड़े देती है, ताकि उन्हें आसानी से अंदर एंट्री मिल जाए, जबकि वो खुद मेहम के साथ कार के पास ही रुकने वाली थी। खैर डीजल सिटी में अब तक स्ट्यू और स्वीट टूथ भी वेपन्स लेने के लिए आते हैं। वहाँ स्ट्यू तो खतरनाक वेपन्स लेना चाहता था, मगर स्वीट टूथ को अजीब और गरीब चीजें पसंद आ रही थी, जिसके चलते वो ज्यादातर पैसों का एक सुपरमैन जैसा कैप खरीद लेता है, जो देखकर जब स्ट्यू उस पर गुस्सा करता है तो स्वीट टूथ गार्ड से बोलकर उसे बिल्डिंग से बाहर करवा देता है।
इधर वीआईपी एरिया के पास आके क्वाइट और जॉन को पता चलता है कि अंदर जाने के लिए उन्हें वीआईपी पासेस लगेंगे, जिसकी वजह से वो घबराने लग गए थे। लेकिन तभी मैहम उन्हें वो पास लाके देती है जिनका इंतजाम भी क्रिस्टा ने पहले से करके रखा था, बस वो उन्हें जॉन को देना भूल गई थी। साथ ही अभी मैहम जॉन को चश्मे भी पहना देती है, जिससे जॉन को साफ दिखाई देता है और तब जाकर उसे पता चलता है कि उसकी दूर की नजर खराब है। खैर अभी वो क्वाइट के साथ वीआईपी एरिया में चला जाता है, जहां ऑक्शन शुरू होने से पहले ही क्वाइट और जॉन की शहर के एम्परर से बहस हो गई, पर किस्मत से वो उन्हें बाहर जाने को नहीं कहता। इधर क्रिस्टा जॉन और क्वाइट को अंदर भेजने के बाद एक दूसरे खतरनाक वेपन को लेने के लिए चली जाती है, जहां रास्ते में उसे कुछ लोगों से लड़ाई भी करनी पड़ी और वो बड़े आराम से उन लोगों को मार भी देती है। उतने में ही उसके पास स्वीट टूथ भी आ गया था, जो खुद भी क्रिस्टा के साथ ही आगे बढ़ने लगता है। वहीं जॉन और क्वाइट के पास एक सेल्समैन आके उन्हें वहां मौजूद वेपन्स के बारे में बताता है, पर जॉन और क्वाइट उसके सामने ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्हें उसके वेपन्स पसंद ना आ रहे हों। यही करते हुए वो जैसे तैसे उस एरिया के पास आ गए थे जहां से तिजोरी के पास जाने का रास्ता था, पर आगे कुछ गार्ड्स और लेजर अलार्म्स मौजूद थे, जो देखकर क्वाइट खुद तो उन गार्ड्स को खत्म कर देती है और जॉन से लेजर लाइट्स को पार करके तिजोरी के पास जाने को कहती है। उस दौरान क्वाइट थोड़े से सेड्यूसिंग मूव्स कर रही थी, जो देखकर जॉन समझ जाता है कि अगर वो तिजोरी तक बिना किसी दिक्कत के पहुंच जाएगा तो क्वाइट वहीं पर उसके साथ इंटीमेट होने लगेगी। इस बात को इमेजिन करने के साथ ही जॉन लेजर्स के बीच में कूद गया और उनसे बचते हुए आगे बढ़ने लगा। इधर जैसे तैसे स्ट्रिपर्स के साथ स्टू भी वीआईपी पार्टी में आ गया, जहां कुछ लड़कियां उसके साथ जाके इंटीमेट होती हैं, जिससे स्टू को काफी अच्छा लगता है। अब तक जॉन भी लेजर लाइट्स को क्रॉस करके तिजोरी वाले कमरे के पास पहुंचने वाला था, तभी क्वाइट कुछ सोचते हुए अपने कुल्हाड़ी से लेजर लाइट वाले डिवाइस को ही तोड़ देती है और जॉन के साथ इंटीमेट होने के लिए वहीं उसके ऊपर झपट पड़ती है। पर इसी बीच स्ट्यू वहां आके तिजोरी वाले कमरे में जाता है और सारे खतरनाक हथियार लेके वहां से निकल गया। वहीं स्वीट टूथ क्रिस्टा के साथ उस शहर के कंट्रोल में आ जाता है, जहां एक ईएमपी डिवाइस दिखाई देने पर स्वीट टूथ उसे तोड़ने लग गया था, क्योंकि वो डिवाइस रेस में उनके काफी काम आ सकती थी। क्रिस्टा को भी वो डिवाइस चाहिए था, जिसके कारण वो स्वीट टूथ पे हमला कर देती है। जिस दौरान उनकी लड़ाई में स्वीट टूथ शुरू में तो क्रिस्टा के ऊपर भारी पड़ता है, पर तभी पीछे से मैहम आके स्वीट टूथ के कैप से उसके चेहरे को ढक देती है और क्रिस्टा जैसे तैसे उससे ईएमपी डिवाइस लेके बाहर आ गई। दूसरी तरफ क्वाइट और जॉन इंटीमेट होने में इतना ज्यादा बिजी हो गए थे कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि पूरी बिल्डिंग में किसी कारण से आग लग गई है। उस आग में उन दोनों के कपड़े भी जल जाते हैं और दोनों आसपास पड़े अपने सामान से खुद के प्राइवेट पार्ट्स को ढककर बाहर आते हैं। बाहर मैहम और क्रिस्टा उनका इंतजार कर रहे थे, जिस दौरान वो दोनों उन्हें नंगा देखकर समझ ही नहीं पाते कि अंदर उनके साथ क्या हुआ था। खैर अभी वो वहां से जाने लग जाते हैं और दूसरी तरफ स्वीट टूथ के पास स्ट्यू आ जाता है, जो उसे बताता है कि मैंने आज बहुत सारे लोगों को जान से मारा है। ये जानकर स्वीट टूथ को काफी खुशी हुई थी। वहीं जॉन और क्वाइट रात में क्रिस्टा और मैहम के साथ आराम करने के लिए एक जगह रुकते हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि उनके पास वेपन्स के नाम पर ईएमपी डिवाइस, बूमरैंग मिसाइल्स और आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स ही हैं और अब रेस में उन्हें उन्हीं चीजों से काम चलाना पड़ेगा। अब जैसा कि उन लोगों के रेस जीतने के चांसेस बहुत कम थे, इसलिए क्रिस्टा फैसला करती है कि वो खुद भी रेस में पार्टिसिपेट करेगी, ताकि वो जॉन और क्वाइट को जीतने में मदद कर पाए। इस पर वो दोनों भी मान जाते हैं और अगले दिन उस वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं जहां कोलेप्सो आने वाला था। असल में कोलेप्सो एक तरह का इमोर्टल इंसान था, जिसके पास जादुई शक्तियां भी थीं। वैसे तो मैहम खुद भी रेस जीतने के लिए पार्टिसिपेट करने वाली थी, जिसके लिए क्वाइट उसे मना भी करती है, मगर मैहम उसकी बात को नहीं मानती। उस जगह पर जॉन को प्रीचर की गैंग का एक आदमी भी मिलता है, जिसे जॉन ने पिछले सीजन में जान से मारा था, और वो आदमी हेक्टर अभी भी जॉन को प्रीचर की मौत के लिए गालियां दे रहा था। तब वो जॉन को उनकी टीम के नए लीडर से मिलवाता है, जो एक छोटा बच्चा था, लेकिन हेक्टर के हिसाब से वो बच्चा प्रीचर का ही दूसरा जन्म था। वहां पर अब तक एलेक्स भी आ जाता है, जिसे देखकर क्रिस्टा जब उसके पास जाती है तब उसे पता चला कि एलेक्स के हाथ को साइंटिस्ट ने काटकर मैकेनिकल हाथ लगाए हुए थे और उनकी मदद से ही वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल करता था। अभी एलेक्स उससे वादा करता है कि जॉन और क्वाइट की मदद के बदले में जब भी उसे मौका मिलेगा वो उन लोगों की जान जरूर बचाएगा, लेकिन बस एक बार। अब उतने में ही वहाँ स्वीट टूथ और स्टू भी पहुंच जाते हैं, जहाँ स्वीट टूथ जॉन और क्वाइट को देखकर बहुत खुश होता है और जॉन को गले से लगा लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो दोनों उसे चीयर करने के लिए आए हैं। पर क्वाइट उसे बताती है कि वो दोनों खुद भी रेस में हिस्सा लेने वाले हैं। वहीं घूमते हुए स्टू की मुलाकात माइक से होती है, जो पिछले सीजन में स्टू का बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन स्टू को लग रहा था कि वो पिछले सीजन के फाइनल बैटल में मारा गया है।
मगर जैसे तैसे माइक की जान बच गई थी और अभी वो डेव नाम के एक आदमी के साथ रेस में पार्टिसिपेट करने आया था, जिसे देखकर स्टू को थोड़ी सी जेलसी होती है क्योंकि वो मानता था कि माइक को बस उसका ही बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। तब माइक उसे बताता है कि फाइनल बैटल से बचकर मैं एक जंगल में आ गया था जहां मुझे कैनिबल्स ने पकड़ लिया था। उन्हें कैनिबल्स में डेव भी शामिल था, जिसे मैंने जैसे तैसे समझाया कि इंसानों को खाना अच्छी बात नहीं, जिसके बाद से डेव मेरे साथ है और अब तक उसने इंसानी मांस नहीं खाया है। अभी माइक जब स्वीट टूथ को वहां देखता है तो वो थोड़ा सा गुस्से में आके अपनी गाड़ी में चला गया क्योंकि पिछले सीजन में स्वीट टूथ माइक को मारना चाहता था। तभी वहां ग्रिम भी पहुंच जाता है, जिसे स्वीट टूथ पहले से जानता था और दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। वो दोनों एक दूसरे को ताने मारते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद वहां रेस की आखिरी मेंबर रेवन भी पहुंच जाती है। रेवन खुद ही रेस करने वाली थी, लेकिन जब वो वहां क्वाइट और जॉन को देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उस दौरान उनकी बहस होने ही वाली थी कि तभी कोलेप्सो वहां खुद आके बताता है कि मेन रेस होने से पहले उन्हें एंट्री राउंड में रेस करनी पड़ेगी, जिसमें पास होने वाले लोग ही गेम के मेन राउंड तक पहुंच पाएंगे। लेकिन मेन राउंड होने से पहले भी उनको कई बोनस राउंड क्लियर करने पड़ेंगे। इस पर सब मान जाते हैं और कोलेप्सो उन्हें बताता है कि अभी सबको अपनी अपनी गाड़ी से टूर्नामेंट सिटी की तरफ जाना पड़ेगा, जिस दौरान उनके पास एक एक पार्सल बैग होगा और उन्हें उसी बैग को सेफली सिटी तक पहुंचाना है। इस रेस के दौरान वो एक दूसरे के ऊपर गोलियां चला सकते हैं या एक दूसरे को मार भी सकते हैं, पर कोई तब तक रेस से बाहर नहीं होगा जब तक उनका पार्सल सेफ रहेगा। लेकिन अगर पार्सल में गोलियां लगने से वो बर्बाद होता है तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सारे रूल्स सुनने के बाद सब रेस को शुरू करते हैं, जिस दौरान सब गाड़ी भगाते हुए एक दूसरे के ऊपर गोलियां भी चला रहे थे, जिसकी वजह से जॉन को मेहम की टेंशन हो रही थी। तब क्वाइट उसे टेंशन ना लेने को कहती है क्योंकि उसने मेहम की गाड़ी के प्लग्स निकाल दिए थे, जिसकी वजह से वो गाड़ी नहीं चला सकती थी। इससे जॉन खुश होता है, पर मेहम अपनी जिद में आके वेयर हाउस में खड़ी दूसरी गाड़ी चुराती है और जल्दी रेस में कूद पड़ती है। अब वहाँ मौत का नंगाना शुरू हो गया था। सब एक दूसरे को मारने के लिए अपनी गाड़ियों में लगे एक से एक खतरनाक हथियार का इस्तेमाल कर रहे थे, पर किस्मत से अब तक ना तो किसी की जान गई थी और ना ही किसी का पार्सल बर्बाद हुआ था। इस रेस के दौरान स्वीट टूथ बस ग्रिम को खत्म करने में लगा था, पर तभी उनकी गाड़ी के पीछे एक दूसरे रेसर आके गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे स्टू के पैकेज में गोली लग जाती है, लेकिन किस्मत से वो बर्बाद नहीं होता। तब स्टू एक ग्रेनेड को उस गाड़ी के पास छोड़ता है, जिससे वो गाड़ी ब्लास्ट हो गई। वहीं जॉन की गाड़ी के पीछे भी एक दूसरी गाड़ी लगी हुई थी, जिसपे गोलियां चलाकर जॉन जैसे तैसे उसके पैकेज को खराब कर देता है, जिसके अगले ही पल उस गाड़ी के ऊपर एक मिसाइल आके लगती है, जिससे वो गाड़ी और ड्राइवर दोनों ही खत्म हो गए। तभी जॉन के पैकेज में भी एक गोली आके लगती है, जो देखकर क्वाइट उसे संभाल के रखने को कहती है। इधर स्वीट टूथ किसी भी हाल में ग्रिम को खत्म करने वाला था, इसलिए स्टू स्वीट टूथ की जगह पर ड्राइविंग करता है और स्वीट टूथ मिसाइल गन लेके ग्रिम पे फायर करने लगा, पर उस दौरान स्वीट टूथ का निशाना मिस हो गया क्योंकि स्टू ने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दिया था। इधर अब तक रेस में मेहम भी आ गई थी, जिसे चकी नाम का आदमी रेस ट्रैक से बाहर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेहम उस पर गोलियां चलाते हुए जैसे तैसे अपनी पोजीशन बनाए रखती है। अब तक रेवन और कुछ लोगों ने रेस को खत्म भी कर लिया था, लेकिन रेस ट्रैक पर अब तक क्रिस्टा के ऊपर एक गाड़ी आके हमला कर देती है, जिस दौरान शुरू में तो क्रिस्टा उससे लड़ाई करने की काफी कोशिश करती है, मगर वो बंदा उसे किसी तरह से उसकी गाड़ी से नीचे गिरा देता है। इससे क्रिस्टा को समझ आ गया था कि वो रेस को नहीं जीत सकती, इसलिए वो बाकी सबको बचाने और उसके मिशन को पूरा करने का जिम्मा क्वाइट और जॉन के ऊपर छोड़ देती है और अपने पैकेज को खुद ही शूट करके बर्बाद कर लेती है। इससे उसके पास भी एक मिसाइल आने लग गई थी, जिसके धमाके में क्रिस्टा के साथ साथ उसके ऊपर हमला करने वाला बंदा भी खत्म हो गया। वहीं अब तक जॉन और क्वाइट भी जैसे तैसे अपने दुश्मनों से बचकर फिनिश लाइन तक पैकेज को सही सलामत लेके पहुंच जाते हैं, जहां जॉन को क्रिस्टा की मौत के बारे में पता चलने पर वो पूरी तरह से टूट गया। साथ ही क्वाइट को भी क्रिस्टा की मौत से काफी दुख होता है। खैर अभी कोलेप्सो सबको एक स्कूल बस में बिठाकर एक स्कूल में ले आया, जहां अब उन लोगों को फाइनल रेस के होने तक रहना था। साथ ही स्कूल का एक नियम था कि वहां कोई किसी को जान से नहीं मार सकता, लेकिन बीच में बोनस राउंड के जरिए सबको ये मौके मिलेंगे, लेकिन स्कूल में कोई किसी को नहीं मारेगा। इस पर सब मान जाते हैं और स्कूल में जाने के बाद कुछ डॉक्टर्स उनका बॉडी चेकअप करके सबको उनके कमरे में भेज देते हैं। रेवन को उसका कमरा चकी के साथ मिला था, जिसके साथ रेवन नहीं रहना चाहती थी। इस पर कोलेप्सो उससे कहता है कि ये टूर्नामेंट वो करवा रहा है और कोई भी इसके बनाए हुए रूल्स को नहीं तोड़ सकता। ये सुनकर रेवन थोड़ा सा डर जाती है और चुपचाप कमरे में चली गई। इधर स्कूल में जब स्टू माइक और डेव को एंजॉय करते हुए देखता है तो उसे काफी बुरा लगा, लेकिन तभी स्टू के पास स्वीट टूथ आके उससे बात करने लगा। उस दौरान जॉन अपने कमरे में काफी उदास बैठा था, जिसे क्वाइट समझाने की कोशिश कर रही थी कि बेशक क्रिस्टा उनके
बीच में नहीं है, लेकिन उन्हें किसी भी हाल में उसके सपनों को पूरा करना होगा। इस बात से जॉन को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है और वो नॉर्मली बिहेव करने लगा। अब इसके बाद जब कोलैप्सो सबको खाना खाने के लिए कैफेटेरिया में बुलाता है तो वहाँ सबके खाना खाने के बाद कोलैप्सो उन्हें बताता है कि अब एक एक करके उन्हें पास मौजूद एक कमरे में जाना है, जहाँ आकर वो अपनी अपनी विशेस बताएंगे और बाद में होने वाली रेस को जो जीतेगा वही गेम का विजेता होगा। इस पर सब मान तो गए, लेकिन तभी ग्रिम की एक हरकत के कारण स्वीट टूथ गुस्से में जाके उसका गला पकड़ लेता है। लेकिन स्वीट टूथ के कुछ करने से पहले ही स्टू उसे रोकते हुए याद दिलवाता है कि अगर उन्होंने इस टाइम पर ग्रिम को जान से मारा तो उन लोगों को गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तब स्वीट टूथ शांत हो जाता है, जिसके बाद सब एक एक करके कमरे में जाकर अपनी अपनी विशेस बताने लगे। थोड़ी देर बाद जब क्वाइट और जॉन की बारी आई तो क्वाइट वही विश मांगती है जो क्रिस्टा चाहती थी, मगर जॉन ने क्वाइट को बिना बताए विश मांगी थी कि रेस को जीतने के बाद क्रिस्टा को जिंदा कर दिया जाए। इसके बाद सब अपनी अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई करने में लग गए, जिस दौरान ही बातें करते हुए सब अपने अपनी विशेस के बारे में बताने लग गए थे। जैसे चक्की चाहता था कि उसे उड़ना आ जाए, डेव ने अपनी विश भी माइक से मांगने को कहा था, फेरमन चाहता था कि दुनिया के सारे इंसान खत्म हो जाएं और कोई और जीव धरती पर कब्जा कर ले। एलेक्स की विश भी अलग थी, वो किसी खोए हुए को ढूंढना चाहता था। मेहम चाहती थी कि कभी कोई हथियार उसका कुछ न बिगाड़ सके। इसी तरह बाकी सब ने भी कुछ न कुछ मांगा था। अभी जब सारे लोग क्वाइट से उसकी विश के बारे में जानते हैं तो वॉल्स को गिराने की बात को सुनकर रेवन भड़क पड़ती है और कहती है कि लोगों में भेदभाव करना काफी जरूरी है, क्योंकि बाहर काफी सारे जंगली लोग भी हैं जो अंदर मौजूद लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्वाइट को ऐसा नहीं लगता था। तभी वहां कोलैप्सो आके बताता है कि उनका पहला बोनस राउंड शुरू होने वाला है, जिसे जीतकर बस 8 लोग ही आगे बढ़ सकते हैं, जिसके लिए उन्हें रेसिंग ट्रैक के बीच में मौजूद फैक्ट्रीज में पासेस लगाने पड़ेंगे और पूरे ट्रैक पर बस 8 पासेस ही मौजूद हैं। सब इस पर मान जाते हैं, जिसके बाद सबके रेस शुरू करने से पहले कोलैप्सो क्वाइट और जॉन को 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देता है, जिसमें वो आगे निकल सकते थे और बाकी सब उसके बाद ही स्टार्ट लाइन के आगे जाते। ऐसा कोलैप्सो ने इसलिए करा था क्योंकि जॉन और क्वाइट ने पहले वाले राउंड में क्रिस्टा को खो दिया था। कोलैप्सो के ऐसा करने के कारण रेवन उस पर वापस से गुस्सा करने लगी, पर एक बार और कोलैप्सो रेवन से यही कहता है कि ये गेम उसकी है तो उसके रूल्स भी वही बनाएगा। आगे रेस स्टार्ट होने पर शुरू में जॉन ड्राइव करने वाला था, पर अभी भी उसके दिमाग में क्रिस्टा के विजन्स आ रहे थे, इसलिए वो खुद ड्राइव ना करके क्वाइट से ड्राइव करने को कहता है और वो दोनों आगे निकल जाते हैं। अब 1 मिनट बहुत ही जल्दी बीत जाता है और बाकी सब भी रेस शुरू कर देते हैं। उस दौरान एलेक्स मेहम के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लग जाता है, जिससे मेहम की जान बाल बाल बचती है। फिर थोड़ी देर दूसरी तरफ जॉन और क्वाइट पहले फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, जिसके बाहर उन्हें लग रहा था कि वो दोनों बहुत ही जल्दी वहां पहुंच गए, पर ये उनकी भूल थी। उन्होंने ड्राइविंग सीट की अदला बदली करने में ही इतना टाइम लगा दिया था। अब तक प्रीचर के साथी और स्वीट टूथ के साथ स्टू वहां पहुंच चुका होता है और अब तीनों ग्रुप पहले पास को पाने के लिए कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं। उस वक्त वो छोटा बच्चा स्टू के शोल्डर पे शूट कर देता है, लेकिन उसके बावजूद जैसे तैसे स्वीट टूथ पहले पास को लेने में कामयाब हो गया। इसीलिए अब जॉन और क्वाइट दूसरे पास के पास जाने लगते हैं। अब तक 6 पासेस ऑलरेडी निकल चुके थे, जिसकी वजह से जॉन और क्वाइट के पास सिर्फ 2 चांस थे। इधर एक पास के पास मेहम पहुंच जाती है, पर उसके पहले वहां चकी पहुंच गया, जिससे पास लेने के लिए मेहम उससे लड़ाई करने लगी और जैसे तैसे उसे बुरी तरह मारकर फैक्ट्री की खिड़की से बाहर फेंक देती है। इससे उसे पास तो मिल गया था, लेकिन चक्की के मेहम की गाड़ी पे गिरने के कारण मेहम की गाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। इसलिए मेहम अब चक्की की गाड़ी को उठाती है और फिनिश लाइन की तरफ जाने लगी। वहीं जब स्टू और स्वीट टूथ अपनी वैन से फिनिश लाइन की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक ग्रिम अपनी बाइक भगाते हुए उनकी वैन में बाइक के साथ ही घुस गया, जिससे पहले तो स्वीट टूथ को गुस्सा आया था, पर जैसा कि वो ग्रिम को जान से भी मारना चाहता था, इसलिए वो अपने साथ ही ग्रिम को नेक्स्ट राउंड में लेके जाने का फैसला करता है और स्टू के साथ साथ ग्रिम को भी फिनिश लाइन क्रॉस करवाता है। दूसरी तरफ जॉन और क्वाइट को अब तक कोई पास नहीं मिला था। अभी आखिरी वाले पास के पास पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उस पास को पहले ही प्रीचर के साथी ने ले लिया है। तब ये देखकर जॉन उन्हें अपनी बूमरैंग मिसाइल से खत्म करने का फैसला करता है, जो देखकर प्रीचर का साथी जॉन के मिसाइल चलाने से पहले ही उससे मिसाइल को छीनता है और अपनी गाड़ी में बच्चे प्रीचर के साथ आके गाड़ी को भगाने लगा। तब क्वाइट और जॉन भी अपनी गाड़ी से उन लोगों का पीछा करने लग गए थे। अभी रास्ते में प्रीचर का साथी बच्चे से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो बच्चा भी पूरी तरह से हवाबाज था, इसलिए वो कहता है कि उनको खत्म कर दो। ये सुनते ही प्रीचर का साथी जॉन की मिसाइल उठाकर जॉन की गाड़ी की तरफ चला जाता है, जो देखकर जॉन क्वाइट से गाड़ी धीमी करने को कहता है और जैसे कि वो मिसाइल बूमरैंग मिसाइल थी, इसलिए वो थोड़ा सा आगे जाकर वापस से प्रीचर की गाड़ी में ही आके लग जाती है, जिससे प्रीचर का साथी वहीं मारा गया। इसके बाद जब क्वाइट और जॉन उस पास को हासिल करने कार के पास जाते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वो पास अभी
अभी उस प्रीचर बच्चे के पास था और बच्चे को खरोंच भी नहीं आई थी। तब जॉन उस बच्चे को भी अपने साथ लेके जाने का फैसला करता है और तीनों फिनिश लाइन को क्रॉस करके इस वाले बोनस राउंड को खत्म कर देते हैं। अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चे का क्या करेंगे। इस पर कोलैप्सो कहता है कि वो चाहे तो बच्चे को अपने साथ रख सकते हैं, जो सुन के तो दोनों ही पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। इसके बाद मेहम उनके पास आती है। वो जॉन और क्वाइट को बताती है कि उसने आज पहली बार किसी को जान से मारा, जिसमें उसे काफी मजा आया। तब क्वाइट भी उसे शाबाशी देती है और जॉन के साथ रूम में चली जाती है। वहाँ वो जॉन से जानने की कोशिश कर रही थी कि जॉन ने अपनी विश में क्या मांगा। इस पर शुरू में तो जॉन कुछ नहीं कहता, पर बाद में वो बता देता है कि उसने क्रिस्टा को जिंदा करने की विश मांगी थी। ये सुनकर क्वाइट जॉन पे गुस्सा होने लग गई थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही सोचा था कि उन्हें एक ही विश मांगनी है ताकि उन दोनों में से किसी के भी जीतने पर क्रिस्टा की विश ही पूरी हो। इसी वजह से उन दोनों की बहसबाजी हो गई। तब क्वाइट गुस्से में जिम करने चली जाती है। वहीं एलेक्स जब अपने कमरे में सो रहा था, तब उसे उस समय के विजन्स आते हैं जब अपने लोन के पैसों को उतारने के लिए वो एक हिटमैन का काम करता था और उसने उस समय कई लोगों की जान भी ली थी। उसी दौरान उसे एक छोटी सी बच्ची मिली थी जिसको वो हमेशा अपने पास रखना चाहता था, मगर उसके एक मिशन के दौरान उस साइंटिस्ट ने उसे पकड़ लिया और अब तक उस पर लगातार एक्सपेरिमेंट करता रहा जब तक वो अपनी ह्यूमन कार बनाने में कामयाब नहीं हो गया। इसी सपने को देखकर एलेक्स की नींद डरते हुए खुलती है। दूसरी तरफ क्वाइट अभी भी वर्कआउट कर रही थी। तभी उसके पास फोस्ट बाइट नाम की एक औरत आके उससे जॉन के बारे में बात करती है, पर तभी अचानक एक आदमी आके फोस्ट बाइट पे हमला करते हुए उसे बेहोश कर देता है। ये देखकर तो क्वाइट के होश उड़ गए, क्योंकि आज तक उसने उस आदमी को स्कूल में नहीं देखा था। तभी कोलैप्सो स्पीकर से बताता है कि उनका नेक्स्ट बोनस राउंड अभी शुरू होता है, जिसमें मैंने 9 खतरनाक लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जान से मारने के लिए भेजा है, जिन्हें प्लेयर्स को नॉर्मली लड़कर या अपना दिमाग लगाकर हराना है, क्योंकि वैसे भी प्लेयर्स के पास कोई हथियार नहीं है। ये सुनकर तो सब पूरी तरह से हैरान रह गए और इस समय स्वीट टूथ स्कूल के ही एक डॉक्टर के पास था, जिसने अभी भी स्वीट टूथ की मेडिकल रिपोर्ट्स को देखकर बताया था कि स्वीट टूथ बाप नहीं बन सकता। इस बात का गुस्सा स्वीट टूथ उन्हीं लोगों पे उतारने का सोचता है और वहीं अभी स्टू, डेव और माइक के कमरे के गेट के सामने काफी सारे सामान को रख देते हैं ताकि कोई अंदर ना आ पाए। पर तभी एलेक्स अपने मैकेनिकल हाथों का इस्तेमाल करके अंदर आ गया, जिस दौरान वो काफी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि असल में उसके मैकेनिकल हाथों को पावर गैसोलीन से मिलती थी और अभी एलेक्स के पास गैसोलीन भी नहीं था। उसी वजह से उसे लग रहा था कि कोलैप्सो के साथ ही उसे बड़े आराम से जान से मार देंगे। इधर कोलैप्सो के जिस आदमी ने फर्स्ट बाइट को बेहोश करा था, वो क्वाइट पे भी बुरी तरह से हमला करके उसे मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी फर्स्ट बाइट वापस उठकर उस आदमी को जिम के सामान से मारती है। इससे गुस्से में आकर वो आदमी फर्स्ट बाइट को फिर से मारता है और उसके सर को ट्रेडमिल के नीचे लाकर फर्स्ट बाइट की जान ले लेता है, जिसके बाद वो डंबल उठाकर क्वाइट को जान से मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी वहाँ रेवन आके एक पलटे से उस आदमी को बुरी तरह मारती है और उसे खत्म करके क्वाइट की जान बचा लेती है। इधर जॉन भी जल्दी से क्वाइट को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन तभी अचानक से मेहम पीछे से उस पर अचानक हमला करती है, क्योंकि मेहम को लगा था कि उसके ऊपर कोई हमला करने आ रहा है। तब जॉन खुद को संभाल कर मेहम के साथ काम की चीजों को ढूंढने के लिए निकल गया, जिस दौरान मेहम उसको बताती है कि वो अकेले बड़ी हुई है। उस बीच उसने कई लोगों के ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश करी थी, मगर वो सब काफी बुरे थे और बस मेहम का फायदा उठाना चाहते थे। वहीं क्वाइट अभी रेवन के साथ वर्मिन के पास आ जाती है, जिसने एक आदमी को बुरी तरह से मारकर उल्टा टांग दिया था और अभी वो क्वाइट और रेवन के उसके पास आने से काफी खुश थी, क्योंकि आज से पहले उसका कोई भी दोस्त नहीं था। दूसरी तरफ एलेक्स अभी भी काफी ज्यादा डरा हुआ था, जो देखकर स्टू, डेव और माइक उसको समझाते हैं कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज्यादा ताकतवर है कि 2-3 बंदों को अकेले टांग कर कमरे में ला सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी एलेक्स इस बात की हिम्मत नहीं कर पाता। इस पर वो तीनों एक बार उसको मोटिवेट करते हैं और अब एलेक्स गुस्से में दरवाजा तोड़कर कोलैप्सो के आदमियों से लड़ने के लिए सीधा बाहर चला गया। वहीं दूसरे कमरे में क्वाइट को रेवन से बात करके पता चला कि जॉन सच में क्वाइट से काफी प्यार करता है, क्योंकि वो उसके शहर से लगभग 15 बार भागने की कोशिश कर चुका था, लेकिन बार बार किसी न किसी तरह से रेवन के गार्ड्स उसको पकड़ लेते थे। ये जानकर क्वाइट को जॉन के ऊपर गुस्सा करने की वजह से बुरा लगने लगता है। इस वक्त जॉन और मेहम मिलकर कोलैप्सो के एक आदमी से लड़ रहे थे, जो शुरू में तो उनके ऊपर भारी पड़ता है, पर बाद में वो जैसे तैसे उसको जान से मार देते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही वो कॉरिडोर में आया, अचानक उनके सामने कोलैप्सो के आदमियों का बचा हुआ झुंड आ गया, जिन्हें देखकर जॉन कहता है कि इस बार भी अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम इन्हें हरा देंगे। लेकिन जॉन के पूरी बात कहने से पहले ही मेहम वहाँ से भाग गई, जिसकी वजह से जॉन को भी वहाँ से भागना पड़ा। तब वो दोनों भागते हुए उस कमरे में आ जाते हैं जिसमें क्वाइट, रेवन और बाकी सबके साथ
पहले से मौजूद थी। वो लोग आपस में बात कर पाते उससे पहले ही वहाँ कोलेप्सो के आदमी भी पहुंच गए, जिन्हें देखकर सब थोड़ा सा डर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ एलेक्स, स्टू, स्वीट टूथ, माइक और डेव के साथ आके जॉन से कहता है कि इन सबको मैं अकेले संभाल लूंगा। इतना बोलकर एलेक्स उन सबसे लड़ाई करता है और सबको अकेले ही बुरी तरह से मार देता है। और इसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए थे, लेकिन जॉन क्वाइट के साथ उस विशिंग वाले कमरे में आ गया था, जहाँ वो कोलेप्सो से कहता है कि मैं अपनी विश को चेंज करना चाहता हूँ। इस पर पहले तो कोलेप्सो मना करता है, पर बाद में वो जॉन की बात को मानकर उसकी विश को चेंज कर देता है। मतलब अब जॉन ने भी वही विश मांग ली थी जो क्वाइट ने मांगी थी, यानी दीवारों को गिराने वाली विश। इसके अगले दिन अचानक कोलेप्सो सबके कमरे में काफी अच्छे अच्छे कपड़े भेजता है, जो देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन कोलेप्सो बताता है कि आज रात मैं सभी प्लेयर्स के लिए एक शानदार पार्टी देने वाला हूँ। खैर सब तैयार होने के बाद एक पेड़ के पास आ गए, जहाँ कोलेप्सो सबसे उनके हाथ पे कट लगाकर थोड़ा थोड़ा खून पेड़ पे लगाने को कहता है, जिस दौरान बस एलेक्स ने ऐसा नहीं करा था, पर सबके ऐसा करने के तुरंत बाद कोलेप्सो ने अपनी शक्तियों से उन्हें सही कर दिया था। आगे सब पार्टी करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ स्वीट टूथ अकेले डांस करते हुए एंजॉय करने लगा, क्योंकि माइक को देखने के बाद से स्टू बस उसके पीछे पीछे घूम रहा था और उसे डेव को माइक के साथ देखकर जेलसी हो रही थी। अभी माइक और डेव फोटो खिंचवाने के लिए एक बूथ में आ गए थे, जो देखकर स्टू को काफी अकेला फील होता है। पर तभी वो दोनों उसको भी अपने पास बुला लेते हैं। उस समय ग्रिम को अकेला बैठा हुआ देखकर वर्मिन उसके पास जाके उससे बात करती है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ में डांस करने लगे। वैसे अगर क्या आप लोगों को वर्मिन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का मौका मिले तो आप बनाओगे? खैर अभी के लिए जॉन और क्वाइट खाने के पास थे, जिसे देखकर क्वाइट की दाईं आंख फड़क रही थी और उसे लग रहा था कि पक्का कोई तो गड़बड़ होने वाली है। इस पर जॉन उससे कहता है कि टेंशन ना लो, चुपचाप खाना खा लो, मगर क्वाइट उसकी बात नहीं सुनती। इसी बीच जब स्टू बाथरूम में गया तो वहां जाने पर उसके होश उड़ गए, क्योंकि डेव वहां चुपके से फर्स्ट बाइट को जान से मारकर उसकी बॉडी खा रहा था। ये देखकर तो स्टू की फट के 4 से 64 हो गई और स्टू इस बारे में माइक को ना बता दे, इसलिए डेव उसको भी मारने की कोशिश करने लगा, जिस दौरान गुस्से में स्टू डेव के पिछवाड़े में काट लेता है। उससे बचने के लिए जैसे ही डेव थोड़ा सा आगे हुआ था, तभी अचानक उसका सर एक कील पे लगता है और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अब जैसा कि वहां होने वाली सिचुएशन को स्टू किसी को समझा नहीं सकता था, इसलिए वो डेव की हैंडराइटिंग में एक सुसाइड नोट लिखता है और बाथरूम करे बिना ही वहां से बाहर चला गया। इधर पार्टी में अभी मेहम जॉन और क्वाइट के साथ फोटो खिंचवाने जाती है, जिस दौरान वो तीनों काफी खुश थे। जिसके बाद जब मेहम अपने बालों में बंधे एक रिबन को उतारती है तो एलेक्स उस रिबन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। असल में वैसी ही रिबन उस छोटी बच्ची के पास भी था जो एलेक्स से खो गई थी। और अभी जब एलेक्स उस रिबन के बारे में मेहम से पूछता है तो मेहम भी उसको यही कहती है कि मेरे पास ये रिबन बचपन से है। इससे एलेक्स समझ जाता है कि मेहम ही वही लड़की है जिसको वो इतने समय से ढूंढ रहा है। उस दौरान वर्मिन पार्टी के साइड में ग्रिम के साथ इंटीमेट होने लग गई थी। तभी वहां आके स्वीट टूथ उन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है और वर्मिन गुस्से में वहां से चली जाती है। वहीं माइक को काफी देर से डेव दिखाई नहीं देता, इसलिए वो इस बारे में स्टू से बात करता है। पर अभी वो इस बारे में ज्यादा बात कर पाते उससे पहले ही कोलेप्सो अचानक पार्टी में बेहोशी वाली गैस छोड़ देता है, जिससे धीरे धीरे सब बेहोश होने लग गए थे। तब एलेक्स मेहम के पास जाके उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने बचपन में तुम्हें खो दिया था, पर अब मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। इतना बोलकर एलेक्स खुद भी बेहोश हो गया। इसके बाद जब मेहम, जॉन, रेवन, बर्विन, क्वाइट और एलेक्स की आंखें खुलती हैं तो वो सब अलग अलग कार में थे और उस कार में एक पेपर था जिस पर लिखे गए नाम वाले बंदे को उन्हें खत्म करना था। जॉन के पेपर में एलेक्स का नाम था, मेहम की पर्ची में रेवन का, रेवन की पर्ची में वर्मिन का, क्वाइट की पर्ची में मेहम का और एलेक्स की पर्ची में क्वाइट का। इसका मतलब अब कोलेप्सो उन लोगों को आपस में लड़वाना चाहता था और उस गेम से बस 4 लोग ही आगे जाते। तब कोई रास्ता ना होने के कारण सब एक दूसरे पे गाड़ी चलाते हुए गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और वही एक कमरे में स्वीट टूथ, माइक, ग्रिम और स्टू की आंख खुलती है तो उनके सामने कोलेप्सो होता है, जो डेव की डेड बॉडी को कमरे में मंगवा कर उसके पिछवाड़े पर बने स्टू के दांतों के निशान को दिखाते हुए बताता है कि स्टू ने डेव को जान से मार दिया है, क्योंकि डेव ने उसे खाने की कोशिश करी थी। ये सुनकर माइक को गुस्सा तो आता है, पर वो स्टू को कुछ नहीं कहता, क्योंकि स्टू ने ऐसा अपनी जान बचाने के लिए करा था। वहीं रेवन अपनी वैन में लगे खतरनाक लेजर वेपन से वर्मिन को खत्म कर देती है, जो देखकर क्वाइट और सब काफी हैरान हो गए थे। पर तब कुछ सोचते हुए क्वाइट अपनी गाड़ी में लगे रेडियो से सभी लोगों से कनेक्ट करती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें इस तरह से किसी को जान से नहीं मारना चाहिए। पर एलेक्स किसी भी हाल में मेहम की जान बचाना चाहता था, इसीलिए वो क्वाइट को मारने का ही फैसला करता है, जो देखकर क्वाइट और जॉन अपनी गाड़ी को तेज भगाते हुए एलेक्स की तरफ ले जाते हैं। तब जॉन एक कुल्हाड़ी फेंक कर एलेक्स का एक्सीडेंट करवा देता है
इस बीच क्वाइट के पास मौका था कि वो मैहम को जान से मारकर गेम को जीत जाए, मगर वो ऐसा नहीं करती। तभी पीछे से रेवन अपनी वैन लेके आती है, जो इस गेम में जॉन को भी खत्म कर देना चाहती थी। लेकिन जैसे ही रेवन लेजर वाले अटैक को जॉन की गाड़ी पे करती है, वैसे ही जॉन अपनी गाड़ी लेके साइड हो जाता है और वो अटैक जाके मैहम की गाड़ी को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। ये देखकर जॉन और क्वाइट भागते हुए मैहम की गाड़ी के पास पहुंचते हैं और उसे जैसे तैसे बाहर निकालते हैं, जो अब तक काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। पर ये तो रेवन के लिए सोने पर सुहागा वाली बात थी, क्योंकि अभी वो मैहम, क्वाइट और जॉन तीनों को जान से मार सकती थी, जिससे बाद में उसे रेस को जीतने में आसानी होती। इसलिए वो फिर से उन पे हमला करती है, मगर इस बार एलेक्स उनकी जान बचाने के लिए बीच में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पर बाकी सबकी जान बच जाती है। ये देखकर जॉन और क्वाइट बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहे थे। तभी कोलैप्सो अनाउंस करके बताता है कि वो लोग गेम को जीत गए हैं। अब वैसे बेहोशी में मैहम को वो समय याद आ रहा था जब उसने विश मांगी थी। उस समय असल में उसने ये नहीं मांगा था कि कोई हथियार उसका कुछ न बिगाड़ पाए, बल्कि ये मांगा था कि उसे पता चल जाए कि वो कौन है और कहां से आई है। ये बस उसे एलेक्स ही बता सकता था, जो अब मर चुका था। खैर अगले दिन अपनी आंख खुलने पर वो अपने सामने क्वाइट और जॉन को पाती है, जो उसे एलेक्स की मौत के बारे में बताते हैं, जो सुनकर मैहम को काफी बुरा लग रहा था। अब जैसा कि आगे का गेम आगे चलकर मैहम के लिए और ज्यादा खतरनाक हो सकता था, इसलिए जॉन और क्वाइट अपने कमरे में जाके फैसला करते हैं कि वो दोनों किसी तरह से मैहम को गेम में पार्टिसिपेट करने से रोकेंगे। पर जैसे ही वो इस बारे में बात करने के लिए मैहम के रूम में जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि मैहम रूम में थी ही नहीं, जो देखकर वो दोनों काफी हैरान हो गए। असल में मैहम ने उन दोनों की बातों को सुन लिया था, जिसकी वजह से वो गुस्से में अपने सामान को पैक करके स्कूल से निकलने लग गई थी। पर रास्ते में कोलैप्सो के लोगों ने उसे पकड़ लिया और कोलैप्सो ने खुद मैहम को गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया था, क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रही थी। उस समय स्टू ने फैसला करा था कि वो स्वीट टूथ के साथ ना रहकर अब से माइक के साथ ही रहेगा, क्योंकि डेव की मौत के बाद से माइक काफी ज्यादा अकेला पड़ चुका था। इस पर स्वीट टूथ भी मान जाता है और स्टू को माइक के साथ रेस करने की परमिशन दे देता है, क्योंकि अगली रेस में स्वीट टूथ का मिशन जीतना नहीं बल्कि ग्रिम को जान से मारना था। आगे अचानक जॉन, क्वाइट और अब तक बचे सभी प्लेयर्स के चेहरे को कोलैप्सो के साथ ही ढककर उन्हें फाइनल रेस ट्रैक पे लेके आ जाते हैं, जहाँ जॉन और क्वाइट अलग अलग गाड़ी में थे, क्योंकि इससे उन दोनों की विश पूरी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते। अभी उन दोनों को मैहम की टेंशन भी हो रही थी, पर तभी उन्हें ऑडियंस सीट पर मैहम दिखाई देती है, जिसे देखकर उनकी जान में जान आ गई। अब इस फाइनल राउंड का एक ही रूल था कि जो भी इंसान सबसे आखिरी तक अपनी गाड़ी में रहेगा, वही इस रेस को जीतेगा। रेस के शुरू होते ही स्टू और माइक जॉन को मारने की कोशिश में लगे थे, इसलिए अभी जॉन क्वाइट से मदद मांगने की कोशिश करता है, मगर क्वाइट के पीछे स्वीट टूथ पड़ा हुआ था। पर बीच में स्वीट टूथ की नजर ग्रिम पे पड़ गई, जो देखकर स्वीट टूथ ग्रिम के पीछे चला गया। इससे क्वाइट को थोड़ा सा मौका मिलता है और वो जॉन की मदद करने जाती है। तब वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठे माइक को जान से मारने में कामयाब हो जाते हैं, जो देखकर स्टू को गुस्सा आ गया था। पर अभी ड्राइविंग करते हुए वो बस जीतने के बारे में सोच रहा था। इधर स्वीट टूथ ग्रिम का पीछा छोड़कर रेवन के पीछे लग जाता है, जो देखकर रेवन एक ग्रेनेड की मदद से स्वीट टूथ की वैन को ही पलट देती है, जिसके बाद रेवन ग्रिम के साथ बात करते हुए जॉन को मारने की कोशिश करने लगती है। उस दौरान जब जॉन कुछ कंटेनर्स के पीछे जाता है, तो रेवन उस पर अपने लेजर वाले वेपन से हमला करती है, मगर जॉन जैसे तैसे बचते हुए बूमरैंग मिसाइल फायर करता है। वो मिसाइल रेवन की गाड़ी को पूरी तरह बर्बाद कर देती है, जिससे रेवन गेम से बाहर हो गई थी। खैर इसके बाद जॉन क्वाइट के साथ मिलकर ग्रिम के ऊपर हमला करने लगता है, जिससे वो दोनों साथ में ग्रिम की बाइक को बर्बाद करने में भी कामयाब हो जाते हैं। और ग्रिम के बाइक से नीचे आते ही स्वीट टूथ आके गुस्से में उसे मारने लगता है। थोड़ी देर बाद ग्रिम से लड़ाई करके स्वीट टूथ उसे जॉन की गाड़ी के सामने फेंक देता है, जिससे अब ग्रिम की भी मौत हो गई थी। लेकिन जैसा कि अब ये गेम बस क्वाइट, जॉन और स्टू के बीच में ही बचा था, तो गेम को थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए कोलैप्सो गेम में अपनी एक खतरनाक मशीन को भेजता है, जिसका नाम उसने मिनियन रखा था, और मिनियन पर किसी भी हथियार का कोई भी असर नहीं हो रहा था। ये देखकर तो क्वाइट और जॉन का दिमाग खराब होने लगता है, और अब उन्हें समझ आ रहा था कि वो गेम को आसानी से नहीं जीत सकते। तब मिनियन को देखकर स्वीट टूथ उससे भी लड़ने का फैसला करता है, जिसके लिए वो सबसे पहले तो अपनी पलटी हुई वैन को उठाता है और उसमें लगी अपनी मशीन गन को निकालकर लगातार मिनियन पे गोलियां चलाने लगता है। लेकिन मिनियन के आर्मर के कारण गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। अभी वो स्वीट टूथ के पास आके उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उसके हाथ को तोड़कर उसे कंटेनर पे बहुत जोर से फेंकता है, जिसके बाद मिनियन जॉन और क्वाइट को मारने के लिए उन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, जो देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए।
चाहिए। तभी क्वाइट की नजर मिनियन के सूट के पीछे मौजूद एक अलग से हिस्से पर पड़ती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वही मिनियन का वीकेस्ट पॉइंट है। इसलिए वो उधर की तरफ मिसाइल फायर करती है, पर मिनियन के पास मिसाइल के पहुंचते ही मिनियन उसे एक हाथ से पकड़कर बर्बाद कर देता है, जिसका मतलब मिनियन के उस हिस्से पर हमला करना भी इतना आसान नहीं था। फिलहाल वो क्वाइट को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा, जो देखकर जॉन उसकी मदद करने आता है और गाड़ी को भगाते हुए मिनियन को टक्कर मारता है। इससे मिनियन को ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ था, मगर जॉन की गाड़ी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी और उसकी हालत भी खराब हो चुकी थी। तब मौका देखकर मिनियन उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ने लगा, जो देखकर इस बार क्वाइट अपनी गाड़ी को मिनियन के पास लेके जाती है और उसे फुल स्पीड नाइट्रो में करके गाड़ी से नीचे कूद जाती है। इससे गाड़ी मिनियन से टकराकर उसे घसीटते हुए सामने मौजूद कंटेनर से जाके टकरा गई थी, जिससे मिनियन फाइनली खत्म हो जाता है। पर अभी जैसा कि जॉन और क्वाइट के पास उनकी गाड़ियां नहीं बची थी, तब वो दोनों भी गेम में हार जाते हैं और इस गेम को स्ट्यू जीतता है, जिसने विश मांगी थी कि उसे माइक के साथ किसी बहुत ही शांत जगह पर रहना है। मगर अब तो माइक जिंदा था ही नहीं, लेकिन विश तो विश थी, जिसे पूरा करने के लिए कोलैप्सो स्ट्यू को माइक की डेड बॉडी के साथ स्पेस में बने एक स्पेस सेंटर में छोड़ देता है, जहां स्ट्यू की हालत खराब हो जाती है। वहीं रेसिंग ट्रैक से अचानक स्वीट टूथ की बॉडी कोई उठाकर ले जाता है और मेहम जॉन और क्वाइट की मदद करने के लिए उन्हें स्वीट टूथ की वैन में बिठाकर किसी सेफ जगह लेके जाने की कोशिश करने लगती है। तब जॉन उसे एक केबिन के बारे में बताता है, जो असल में जॉन के दादा का था और वहाँ वो सेफली रह सकते थे। वहाँ जाने के बाद जब जॉन और क्वाइट की हालत पूरी तरह से सही हो जाती है, तब वो दोनों मेहम को अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं, जिस दौरान जॉन ने मेहम को पढ़ना लिखना भी सिखा दिया था और वो उनके साथ फिशिंग करने भी जाती थी। फिशिंग के दौरान जॉन उसे फिशिंग रोड का इस्तेमाल करने को कहता है, मगर मेहम बंदूक से डायरेक्ट मछलियों को शूट करके खत्म कर देती है, जो तरीका क्वाइट और जॉन दोनों को काफी अच्छा लगता है। फिलहाल काफी दिन तक सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन एक दिन अचानक सब टीवी पे रेवन की एक न्यूज देखते हैं, जो रेस हार जाने के कारण काफी गुस्से में थी और उसने दीवारों के बाहर रह रहे लोगों के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी जंग का ऐलान कर दिया था। साथ ही वो अब जॉन और क्वाइट को भी मरवाना चाहती थी, इसलिए वो न्यूज पे ही अनाउंस करती है कि जो भी उसे क्वाइट और जॉन के ठिकाने के बारे में बताएगा, वो उसे काफी सारे पैसे और अपने शहर में रहने की जगह देगी, पर अगर कोई इन दोनों की मदद करने की कोशिश करता है तो उसे जान से मार दिया जाएगा। ये सुनकर तो जॉन, मेहम और क्वाइट तीनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तभी अचानक से उनके घर में मिनियन आके उन पे हमला कर देता है। तब क्वाइट उसकी तरफ अपनी कुल्हाड़ी फेंकती है, मगर मिनियन उसे पकड़कर उससे क्वाइट को ही घायल कर देता है और बाद में जॉन को बुरी तरह से मारते हुए उसकी जान लेने की कोशिश करने लगा। उस दौरान जैसे तैसे जॉन ने मिनियन का मास्क उतार दिया था, जिसे उतारते ही जॉन की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मिनियन असल में क्रिस्टा थी, जो किसी के वश में लग रही थी। इसलिए जॉन उसे अपने बारे में याद दिलवाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टा को कुछ भी याद नहीं आता और वो बस जॉन को जान से मारने की कोशिश करती रहती है। तब जॉन जैसे तैसे खुद को फ्री करके हॉल में जाता है, जहां क्वाइट और मेहम से वो बताता है कि वो मिनियन असल में क्रिस्टा है। ये सुनकर तो उन दोनों के भी होश उड़ गए थे, पर तभी क्रिस्टा भी बाहर आके उन तीनों को खत्म करने की कोशिश करने लगी। तभी क्रिस्टा के ऊपर काफी सारी गोलियां चलती हैं, जो बाहर से किसी ने चलाई थी और इससे जॉन को क्रिस्टा का वीक स्पॉट पकड़ने में थोड़ी आसानी हो गई, जिसे पकड़कर वो बाकी सबको वहां से जाने को कहता है और क्रिस्टा के कमजोर होते ही उसे भी वहां से भागने का मौका मिल जाता है। तब बाहर उन्हें स्वीट टूथ दिखाई दिया, जो स्पेस में रहकर इतना ज्यादा बोर हो गया था कि उसने खुद स्पेस स्टेशन को ऑपरेट करना सीखा और एस्केप पोर्ट से जैसे तैसे अर्थ पे वापस आ गया। खैर अभी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वो क्रिस्टा से बचकर नहीं भागते तो क्रिस्टा उन्हें जान से मार देती और वो क्रिस्टा को जान से भी नहीं मार सकते थे, क्योंकि वो जॉन की बहन थी। अभी जॉन को ये बात भी समझ आ जाती है कि शहर के बाहर के और अंदर के लोगों को आपस में लड़वाने का प्लान भी कोलैप्सो का ही है, जिसे बस एंटरटेनमेंट चाहिए, और उसी वजह से उसने जॉन और क्वाइट को जान से मारने के लिए मिनियन को भेजा था, ताकि उसे बस एंटरटेनमेंट मिलता रहे। खैर फिलहाल जॉन वहाँ से जल्दी से अपने साथियों के साथ किसी सेफ लोकेशन की तलाश में निकल जाता है। वहीं स्वीट टूथ को जब एक टैक्सी ड्राइवर लेके जा रहा था, तभी स्वीट टूथ खड़ा होकर उससे उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी बस इतना कहता है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें बुलाया है, जिन्होंने तुम्हारी रेस को देखा था और वो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आई थी। जो सुनकर स्वीट टूथ बहुत खुश हुआ और खुद ही गाड़ी के पीछे पीछे जाने लगा। अब स्वीट टूथ का पिता कौन है, और वैसे आपको क्या लगता है, क्या जॉन रेवन और कोलैप्सो को हराकर क्रिस्टा को सही कर पाएगा? क्या अभी उन्हें कोई सेफ जगह मिलेगी? माफ करना, इस सब के जवाब आपको सीरीज के नेक्स्ट सीजन में मिलेंगे, जो अब तक रिलीज नहीं हुआ है, पर जैसे ही वो रिलीज होगा मैं उसे अपने चैनल पर लेकर जरूर आऊंगा। अगर आप बाद में उसे देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखना। साथ ही कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना कि इसका अगला सीजन कब रिलीज हो रहा है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।